अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुरदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं सब। आज जो नावल है उसका नाम है रंग दे तू मोहे और इसकी राइटर हैं सुंदर शेख। तो इस नावल को शुरू करते हैं। जब इसे दूल्हा बनाकर आईने के सामने खड़ा किया गया तो वो अपना उजड़ा हुआ रूप देखती ही रहेगी। शहर के सबसे बेहतरीन पॉलर और ब्रांडेड मेकअप पर इसके चेहरे की वीरानी को मिटा नहीं पा रहा था। सिल्वर कलर का कामदार लहंगा इसके बदन पर चुभ रहा था। अशराफी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाए, मौलवी साहब आ रहे हैं। छोटे मामू की निमरा की आवाज़ इसे सुनाई दी। इसने मस्कारे से बोझल पलकों के नीचे दो स्याह पत्थरों को जनिश देकर पलकें उठाई, गोया सामने वाले को पत्थर करने का इरादा है। मौलवी साहब के आने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। सामने सोफे पर वो भी बैठा हुआ, पेशानी पर बिखरे सिल्की बालों की वजह से इसकी शिकने तो नहीं वाज़ेह थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर फूलते नथने और बीचे हुए होंठ इसकी अंदरूनी हालत का साफ बता दे रहे थे। इसे खुद से ज़्यादा इस पर तरस आया। क्या इसने कभी इसे सोचा था कि इसकी शादी ऐसी लड़की से होगी? इसका तो कोई कसूर नहीं था, फिर इससे क्यों सज़ा दी जा रही थी? न जाने कितने दिन टिकेगा ये रिश्ता। इसके चेहरे पर एक बेबसी सी मुस्कुराहट फैल गई। कपड़े तैयार करवा दें हमारे, 1-2 दिन में हम आशी से मिलने जाएंगे। तबरेज़ मलिक ने दूध में जलेबी डालकर खाते हुए अपनी अहलिया से कहा, जी ठीक है, मगर आप क्यों जा रहे हैं? बच्चों में से किसी को भेज देते। वैसे भी अभी हफ्ता भर पहले ही तो इसे हॉस्टल छोड़कर आए हैं। इनकी सेहत के पेश नज़र उन्होंने मना किया। अरे नहीं भाई, हम बिजनेस के काम बच्चों के हवाले कर सकते हैं, ज़मीनों की जिम्मेदारियाँ कर सकते हैं, मगर अपनी इकलौती बेटी की सारी जिम्मेदारियाँ हम खुद उठाएंगे। वैसे भी 1 हफ्ता गुजर गया हमारा इससे मिले बगैर, उन्होंने 1 हफ्ते पर जोर देते हुए कहा। रोज़ तो वीडियो कॉल करती है आपकी लाडली से बात करने के लिए तो आपने स्मार्टफोन लिया, वरना मेरा बेटा अमेरिका से कहता रह गया। मगर आपको फजूल लगता था कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम चौकट्ठा सजाकर बैठ जाएं फ़ोन के आगे। उन्होंने शिकवा किया। वो मुस्कुराते हुए लस्सी पीने लगे। आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। इससे पहले तक सिर्फ एडमिशन्स हो रहे थे, बाकायदा पढ़ाई अब जाकर शुरू हो रही थी। सबसे पहले आप सब अपने इंट्रोडक्शन करवाए। मुशफीक से शफीक सर ने अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखा और हाथ बांध कर क्लास में डरने लगे। चलिए आप शुरू कीजिए, उन्होंने सबसे पीछे बैठे लड़कों से कहा। वो डरते डरते उठे, मगर सर के दोस्ताना रवैये ने इनके झिझक को काफ़ी ख़त्म कर दिया था। वो सब काफ़ी फ्रैंक होकर जवाब दे रहे थे। आप बताएं अपना नाम। उन्होंने सबसे आखिर में सबसे पहली सीट पर एक लड़की के साथ बैठी हुई अशरत से कहा, जो कि अपने स्कार्फ की पिनें सेट कर रही थी। गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई अशरत। तबरेज़ मलिक, इसने इत्माद से बताया। वेरी नाइस नेम बेटा, क्या मायने है इसके? उन्होंने अपनी महसूस मुस्कुराहट के साथ पूछा। 10वीं 10th ये अरेबिक नेम है सर। सुर्ख स्कार्फ के हाले में इसका चेहरा जगमगाया। इतना यूनिक सा नाम किसने रखा आपका? इन्हें शायद इसका नाम बहुत पसंद आया। मेरे फादर ने एक्चुअली अपने 9 भाइयों के बाद मैं 10वीं पैदा हुई, इसलिए बाबूजी ने मेरा नाम अशरा रखा। बताते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आलिजा ने दिलचस्पी से इसे यूनिक नेम वाली यूनिक सी लड़की को देखा। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले शायद ऐसे ही लोग होते हैं। शफीक सर अब खुलकर हंसे। क्लास में भी सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाबूजी की कॉल क्लास से निकलती इसने बैग से फ़ोन निकाला तो परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। इसने दोबारा कॉल मिलाई। वालेकुम सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। उन्होंने दुआ दी। खैरियत तो है बाबूजी? इतनी सारी कॉल्स, इतने? इसने परेशानी से पूछा। अरे बेटा, हिसाब मामूल, हमने सोचा कि तुमसे बात कर ले सुबह सुबह, इसलिए फ़ोन लगाया, मगर उठा ही नहीं रहा था। हम परेशान हो गए। फिर साहब ने बताया कि वो क्लास में होगी, तब थोड़ा सुकून हुआ हमें। उन्होंने तफसील से बताया। हाँ, मैं क्लास में थी बाबूजी, इसलिए फ़ोन साइलेंट पे था। वो चलती हुई बेंच पर बैठ गई। कैसा गया पहला दिन का सबक? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। सबक नहीं पढ़ाया बाबूजी, बस तारुफ करवाया था। वो हंसी रोकते हुए बोली। अम्मा कैसी हैं? इसने माँ के बारे में पूछा। ठीक है, सुबह मैं मुझसे शिकायत कर रही थी कि मेरा बेटा जब इतनी दूर से वीडियो कॉल के लिए कहता तो आपका वक़्त ज़ाया लगता था। अब अपनी बेटी के लिए कैसे मोहब्बत जागती है। उन्होंने हंसते हुए बताया। अच्छा, अम्मा को क्या तकलीफ़ है? वो हंसी। और दादी अम्मा कैसी हैं? इसने दादी के बारे में पूछा। वैसे ही हैं, कमज़ोर। रोज़ मुझे डांटती है क्योंकि जवान लड़की को शहर भेज दिया। बस जितना पढ़ लिया था काफ़ी था, ज़माना इतना ख़राब है। उन्होंने माँ की कही बात बता दी। मुझे पता है बाबूजी, आपने मुझे पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ शहर पढ़ने के लिए भेजा है। मैं आपके मान पर एक हुर्फ नहीं आने दूँगी, ये मेरा वादा है आपसे, इसने अज़म से कहा। हाँ मेरा बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुदा तुम्हें हर बलाओं से बचाए। इन्हें बेटी की बात ने काफ़ी सुकून दिया, वरना अम्मा जान की बातों से वो थोड़ा परेशान हो गए थे। पहले दिन यूनिवर्सिटी में इतना टाइम लग जाने की वजह से वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए लास्ट पीरियड तक इसकी हालत जवाब देगी।
रुमीसिया चलो फ्रेश होकर आते हैं। इसने अपनी रूममेट रुमीसिया से कहा, जो अव्वल दिन से इसके साथ थी। वो तकरीबन दोस्त ही बन चुकी थी। रुमीसिया को भी थकन का एहसास हो रहा था, इसलिए दोनों ही फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चल आईं। आशा ने स्कार्फ खोलकर ढीला किया और ठंडे पानी से कई बार मुंह धोला। अब जाकर थोड़ी तबीयत फ्रेश हुई। रुमीसिया ने पैर धुलते हुए कहा, हमारे यहाँ खेतों में ट्यूबवेल रहता है। जब मैं भी भाइयों के साथ खेतों पर घूमने जाती तो ट्यूबवेल पर हाथ पैर ज़रूर धोती थी। ठंडे से पानी से धो तो ऐसा लगता कि सारी थकन उतर गई। वो दोनों बातें करती वॉशरूम साइड से निकलकर बाहर आ गई। बेतहाशा गोरी रंगत और स्कार्फ ढीला होकर दुपट्टे की तरह इसे इसके इर्द गिर्द खूबसूरत हाला बनाए हुए था। एक साइड से झांकती सुर्ख माइल बालों की लटें वो हाथ धुलते वक्त चढ़ा गई थी, आस्तीन नीचे कर रही थी। आलिजा महवस सा होकर इसे देख रहा था। वो अब पिन्नों की मदद से अपना स्कार्फ सही कर रही थी। वो दोनों धीरे धीरे चलती हुई क्लासरूम में आ गई। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और तुम यहाँ मोबाइल पर मसरूफ़ हो, परवेज़ साहब ने दांत कचा कर कहा और बराह रास्त अपनी आवाज़ धीमी रखी क्योंकि तबरेज़ साहब वही बैठे अपना हिसाब किताब देख रहे थे। क्यों परेशान हो रही हैं? घर में जब तक मैं रहता हूँ वो मुझे परेशान करती हैं, जब घर से बाहर जाता हूँ तो परेशान होने लगती हैं। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसने बेजारी से कहा और दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। परवेज़ साहब को गुस्सा तो बहुत है, मगर भाई साहब के सामने ज़ब्त कर गई। इनकी 5 बेटियों के बाद इकलौता बेटा 15 साल की उम्र में इन्हें तिगनी का नाच नचा देता था। क्या बात है परवेज़, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? परवेज़ साहब ने नोट किया कि वो काफ़ी परेशान है। क्यों ना डांटो भाई साहब, इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, मगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर दिन भर मोबाइल में लिए पढ़ता है बस। उन्होंने बेजारी से कहा, ऐसा क्या मिल जाता है पढ़ लिख कर? आखिर आप दोनों भी तो नहीं पढ़े हैं। इसकी आवाज़ तेज़ होगी। तबरेज़ साहब ने हैरत से इस 15 साल के बच्चे को देखा। इनकी अपनी औलाद, जिसकी औलादें जवान हो रही हैं, उन्होंने कभी इनके सामने निगाह नहीं उठाई और ये इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है। हमारे ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में फ़र्क, फिर हम नहीं पढ़े हैं इसलिए चाहते हैं कि तुम इसलिए नहीं चाहते कि तुम भी जाहिर रहो। तो फिर सारे बहनोई भी पढ़े लिखे हैं। तबरेज़ साहब ने अपने फितरत के ख़िलाफ़ तहम्मुल से अपने बेटों का हवाला देकर समझाया। घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है और कोचिंग के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। झंझलाए हुए अंदाज़े बोला, कोई बात नहीं बच्चे, इस बार छुट्टियों में आशी आए तो कहूँगा कि तुम्हें भी पढ़ा दिया करे। इसके तो बड़े अच्छे नंबर आए थे जब वो तुम्हारी क्लास में थी। तो उन्होंने फ़ख्र से बताया। शुरू हो गया आशीनामा। इसने बेजारी से सर झटका और दोबारा मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। तबरेज़ साहब इसकी बदतमीज़ी पर खोल कर रह गए। खुद परवेज़ साहब का दिल चाहा कि इसे एक थप्पड़ तो लगा ही दे। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? डब्बे से चाय निकालते हुए रमेशा ने इसे बुरा सा मुंह बनाए देखा तो पूछ बैठी, कुछ नहीं, मूड ख़राब है, बाबूजी का फ़ोन आया था। वो मुंह बनाकर लेट गई। क्या कह रहे थे? इसे टेंशन हुई। मेरे चचा का सारे जहाँ का आवारा बदतमीज़ बेटा। खैरियत, इससे तुम्हारी शादी तो नहीं तय कर दी? वो दिल पर हाथ रख के बोली, बेवकूफ़, अभी वो सिर्फ 15 साल का है। इसे हंसी आ गया। ओह अच्छा, आगे बोलो। वो बदमज़ा हुई। इसके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बाबूजी का हुक्म आया है कि इस बार छुट्टियों में इसे पढ़ाऊँ। वो बहुत झिंझलाई हुई थी। तो तुम्हें क्या मसला है? पिछला सब भूल गई हो क्या? इसने मुश्किल अंदाज में इसे घूरा। उफ़ नहीं भई, असल में मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरी 5वीं भाभियाँ इसकी बहनें हैं, मगर मजाल है जो बड़ी बहनों का अब बहनों का ज़रा भी अदब हो। बहनों को तो छोड़ो, वो तो चाचा चाची को भी नहीं बख्शता। इसके लहजे में करेले घुले हुए थे। छोड़ो ना, तुमसे ढंग से पढ़ेगा तो पढ़ना, वरना भाड़ में जाए। कह देना बाबूजी से कि मुझे नहीं पढ़ाना है। इसने लापरवाही से कहा। खैर चलो सो जाते हैं, सुबह लाइब्रेरी भी जाना है। उसने तकिया बराबर किया। मैं खाना खाई, अभी थोड़ी टहल लूँ। इसने प्लेट साइड में रखा। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी आना, वरना सुबह में तुम उठती नहीं हो। इसे हिदायत करके वो सो गई। समझा लो अपने लाडले को, मेरे साथ तो बदतमीज़ी करता ही है। भाई साहब का भी कोई लिहाज नहीं करता। खाने के टेबल पर वो गरज रहे थे। अब क्या कर दिया इसने? नाला बेगम तंग कर बोली, पूछो इससे क्या किया? भाई साहब के सामने बोल रहा था कि आप दोनों भी तो नहीं पढ़े लिखे नहीं हो, इतने आराम से तो रह रहे हैं, पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने खुनखा नज़रों से घूरा। हाँ तो क्या गलत कह दिया? एक ही तो बेटा हमारा, क्या पढ़ाई लिखाई में जान खपाई? उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। तुम तो हो ही जाहिल औरत, तुम्हें क्या पता पढ़ाई की कदर? उन्होंने इनकी अक्ल पर मातम किया। हाँ तो जैसे आपने लंदन से डिग्री हासिल करी है ना? उन्होंने टका कर जवाब दिया। मोनस भी खुलकर मुस्कुराया। भाई साहब के बच्चों को देखो, सब पढ़े लिखे हैं। इसकी मुस्कुराहट इन्हें और खुला गई। हाँ मगर जितनी इनकी सैलरी है, इनकी दुगनी बाबूजी की इनकम है, तो फ़ायदे में कौन हुआ पढ़ा लिखा या जाहिल? और वैसे भी क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के ज़रा ज़रा से फ़ैसलों के लिए बाबूजी की मोहताज रहे। इसने साफ अपने बहनोइयों पर तंज़ किया। नायला बेगम ने निगाहों ही निगाहों में बेटे का चेहरा चूमा। परवेज़ साहब ने इंतहाई अफसोस से अपनी ज़बान दराज औलाद को देखकर हाथ में पकड़ी रोटी वही टेबल पर पटक कर बाहर चले गए। दफ़ा करो। नायला बेगम ने सर झटका। वो भी इत्मीनान से खाना खाता रहा।
रुमैसा उठो भी जल्दी करो, हमें आज लाइब्रेरी जाना है। वो नहा कर निकली तो रुमैसा को यूं ही सोता पाकर चीखी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आप इतने सवेरे नहीं यार, इतने इसने जमाई लेते हुए कहा, इतना सवेरा नहीं है, 7 बज चुकी है। इसने फ़ोन बिल्कुल इसकी आंखों के पास करके टाइम दिखाया। आप भी चलते हैं ना, वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। अशरा ने इसका इरादा समझ कर इसका हाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती खींच खांच कर वॉशरूम में धकेल दिया। रुमैसा जब तक वॉशरूम में थी इसने झटपट चाय बनाई ली। इतने सवेरे नाश्ते का मूड नहीं हो रहा। रुमैसा अभी तक नहीं निकली थी। इसने चाय का ढक्का और अपनी और रुमैसा की इधर उधर बिखरी किताबें समेटी और बेडशीट झाड़ कर दोबारा बिछाई। तब तक रुमैसा नहा कर निकल चुकी थी। दोनों ने चाय पी और लाइब्रेरी के लिए निकल गई। अम्मा जाना, हम से अभी तक नाराज़ हैं। नाश्ते टेबल पर खामोश बैठी किशोर बेगम को देखकर कहा, नहीं नाराज़गी कैसी, संजीदगी से नाश्ता कर रही थी। अम्मा जान, हम जानते हैं क्या पाशी के शहर जाकर पढ़ने के खिलाफ थी, मगर अम्मा जान हम अपनी बहन की गारंटी देते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उन्होंने इनका हाथ पकड़ा। ए मियाँ, कल को इसका कोई तलबगार आ गया दरवाजे पर तो किस मुँह से हाँ करोगी और क्या कहकर मना करोगे। उन्होंने इनके हाथ जड़ के, हमारे घर में शादियाँ माँ बाप की मर्ज़ी से होती हैं, बच्चों की नहीं। हमने अपने 5 बेटों की शादी अपनी मर्ज़ी से की है, आगे जो 4 हैं इनकी भी अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। फिर जब हम बेटों को ये इजाज़त नहीं दिए तो आशी तो फिर भी बेटी है। उन्होंने फैसला कौन अंदाज में कहा, मगर लाडली भी तो है तुम्हारी, याद रखना अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुमसे आराम से मनवा लेगी। उन्होंने इनसे तंज़िया कहा, लाड प्यार अपनी जगह अम्मा जान, मगर इज़्ज़त का सौदा हम नहीं करने देंगे। इनके लहजे में चटाना जैसी सख्ती थी। एक पल को तो किशोर बेगम भी पथरा सी गई। वो देखो आलिजा। रुमैसा ने लाइब्रेरी में दाखिल होते ही इशारा किया। कौन आलिजा? वो हैरत से बोली। अरे वो सामने देखो। उसने इशारा किया। इसने पहचान लिया। इसे क्लासरूम में देखा था मगर नाम नहीं जानती थी। चलो इसी के पास बैठकर नोट्स बनाते हैं। लड़कियां बता रही थी बहुत ज़हीन है। रुमैसा ने मशवरा दिया, जान ना पहचान नोट्स बनाने पहुंच जाए पागल। इसने इसकी अकल पर मातम किया। उफ, जब मिलेंगे तभी ना जान पहचान होगी ना। और वैसे भी मार्क्स अच्छे लाने हैं तो अच्छे स्टूडेंट से ही तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। अब चलो भी। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ खींचती लिया। अस्सलाम वालेकुम। और टेबल पर पहुंचकर दोनों ने सलाम किया। वालेकुम सलाम से चूँ कर सर उठाए तो हैरतज़दा रह गया। वही रेड स्कार्फ वाली लड़की अशरा तबरेज़ मलिक यहाँ। वो ज़ेर लब बड़बड़ाया, बैठे हैं आप लोग। इसने सामने रखी चेयर पर इशारा किया। हम आज लाइब्रेरी में नोट्स बनाने आए थे, सोचा कि आपसे कुछ हेल्प ले ले। रुमैसा बैठते हुए बोली, श्योर वाई नॉट। वैसे आपका नाम? इसे मुस्कुराते हुए पूछा। कमाल है, आशा का नाम याद है, मेरा नहीं, जबकि मैंने भी इस दिन क्लासरूम में बताया था। वह सख्त बुरा मनागी। वो एक्चुअली इनका नाम थोड़ा यूनिक है और ये 9 भाइयों की इकलौती बहन है। आखिर जुमला कहकर वो रुक गया। आशा कुछ बोल ली नहीं, बस मुस्कुरा दी। बात सुनो, वो क्रिकेट मैच खेल कर वापस आ रहा था, गली में मुड़ते इसने जोर से पुकारा। जी। वो डरते डरते पीछे मुड़ी। अकेली कहाँ से आ रही है? उसने इसकी सफ़ेद पर्दी शक्ल देखा। जी, दोस्त के घर गई थी कंबाइंड स्टडी के लिए। इसने सर से ढलकते दुपट्टे को सही किया तो किसी बहन भाई के साथ ले आती। अकेले जाने की क्या ज़रूरत? इसने डांटते हुए कहा। तेरा साला मीरा काम गई। जी, आइंदा से ख्याल रखूंगी। वो कामती आवाज़ में बोली। खुद से महज 2 साल बड़े मोनस को देखकर इसकी सांस फना होने लगती थी। इसका रौब ही कुछ ऐसा था, सामने वाला सर ना उठा सके। ठीक है, जाओ। और अब सिर्फ दुपट्टे से काम नहीं चलेगा। चादर लेकर निकला कर इसके सरापे पर एक गुस्सेली निगाह डालकर सख्ती से कहा, जी ठीक है। इसके घर की तरफ तकरीबन दौड़ लगा दी। मोनस मुस्कुरा कर रह गया। मिस कमसनी की मोहब्बत ऐसी ही ज़बरदस्त होती है। तुम बस मेरी हो निम्मी और तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो सब पढ़ने में बिजी थे। अशरा के फ़ोन की रिंग ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। बाबूजी का फ़ोन है, रिसीव करना ज़रूरी है। इसने माज़र करते हुए कहा। बिल्कुल। आलिजा ने उठने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। इसने फ़ोन रिसीव करते सलाम किया। वालेकुम सलाम। जीती रहो। क्या कर रही थी? इसकी आवाज़ सुनते वो खुश हो गए थे। कुछ नहीं बाबूजी, लाइब्रेरी आई थी पढ़ने के लिए। इसने बताया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बता देना। उन्होंने शौकत से कहा। नहीं बाबूजी, कोई मसला नहीं है। अरे ये आप गलत जा रहे हैं आली। इनकी बात का जवाब देते हुए इसने गलत फार्मूला हल करते आलिजा को टोका। ओ सॉरी। आलिजा अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। किसी लड़के की आवाज़ सुनकर वो सुन रह गए। ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो। वो थोड़ा परेशान हो गए थे इसलिए जल्दी ही फ़ोन काट दिया। वो फार्मूले की तरफ मुतवज्जो हो गए और मिनटों में ही फार्मूला सही कर दिया। आलिजा का दिल इसकी खूबसूरती के साथ इसके जाने से भी मुतासिर हो गया। दिल इसकी मोहब्बत में डूबता हुआ महसूस होने लगा। क्या बात है नमीरा, तुम इतनी सुस्ती से क्यों लेटी हो? स्कूल नहीं जाना क्या? नगमा ने इसे बरामदे में तख्त पर लेटे देखा तो पूछने लगी। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, ये थक गई हूँ। इसके चेहरे पर थकन सी थी। तो बेटा ते सवेरे क्या ज़रूरत थी पढ़ाई करने जाने की, शाम तक चली जाती। उन्होंने इसके बिखरे बाल समेटे। सुबह सवेरे अच्छी पढ़ाई होती है अम्मी, फिर शाम में बहुत लड़के हो जाते हैं गली में जैसे कदम नहीं उठते। वो बेजारी से बोली। हाँ कहता तो ठीक रही हूँ, लड़कों को तो जैसे और कोई काम नहीं। उन्होंने भी अफसोस किया। अम्मी वो मेरी चादर ले दें, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह बाहर निकलना। झिझक कर बोली। मगर बेटा अभी तो तुम बहुत छोटी हो, क्या करोगी चादर? इन्हें बहुत हैरत हुई। अम्मी वो रास्ते में लड़के घूरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मिनमिनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, दे दूँगी, चादर ट्रंक में रखी है।
नहीं निकाल कर धूप लगा दूंगी और इसके एहतियात पर वो मुस्कुरा दी। आशी किसी लड़के के साथ क्यों पढ़ रही थी? क्या कॉलेज में लड़कियां नहीं हैं? इनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी। हो सकता है पढ़ाई में मदद ले रही हो। सिर्फ उन्होंने दिल को तसल्ली दी, मगर इस तरह की दोस्ती और मदद से ही बात आगे बढ़ती। फिर वो बेचैन हुए। मगर आशी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसी हरकत करेगी। क्या वो अपने घर के माहौल को नहीं जानती? उन्होंने एक बार फिर खुद को तसल्ली दी। अब जब कंबाइन इरादे में तलीम के लिए भेजा है तो इतना तो बर्दाश्त करना होगा। उन्होंने खुद को पुरसकून करने के लिए सगार जलाया। धीरे धीरे इसके धुएं में अपने शको-शुबात को भी उड़ाने लगे। मोनस, मुझे घर छोड़ दो। कुलसूम ने फ़ोन पर बिज़ी मोनस से डरते डरते कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अभी टक्का सा जवाब दे देगा। यहीं 2 कदम पर तो है आपका घर, और अब इतनी उम्र हो गई है आपकी, इतना भी क्या डरना? वो झंझला गया। तुम्हें तो पता है बाबूजी नाराज़ हो जाएंगे। इसने बेबसी से माँ की तरफ देखा। हूँ, खुद की बेटी को गैर मर्दों के साथ पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया, और बहू जो कई बच्चों की माँ बन चुकी हैं, इन पे इतनी पाबंदी? इसके होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई थी। अब अच्छे भाइयों की तरह चले जाना। तुझे पता तो है कि जब शाम तक इजाज़त मिली है आने की, तो ज़रा सी देर होने पर डांट पड़ेगी। माँ ने पुचकारा। चलें। वो मोबाइल जेब में डालता खड़ा हुआ। तो फिर क्या सोचा है? साद ने शादी के बारे में तबरेज़ मलिक ने खाने की मेज़ पर अपने छठे बेटे से पूछा। जैसा आप कहें बाबूजी। साद की सांस अटकने लगी। तुम्हारी पप्पो की बेटी मारिया ठीक रहेगी? उन्होंने प्लेट में कोफ्ते निकालते हुए कहा। जो आप बेहतर समझे। इसकी नज़रें प्लेट पर चिपकी हुई थीं। शाबाश, हमें फ़ख्र है हमारी परवरिश पर, उन्होंने तफक्कुर से कहा। मगर जी, वो मारिया तो अपने साथ के मुकाबले में ज़रा दबती हुई रंगत की है। रज़िया बेगम ने कमज़ोर से एहतजाज किया। साद कुर्सी खिसका कर चला गया। बेवकूफ़ लड़की औरत, तुम्हें कब अकल आएगी? उन्होंने इन्हें सबके सामने लताड़ा। मगर मैंने गलत क्या कहा? वो शर्मिंदा सी होगी। चलिए, इसका रंग थोड़ा सांवला, मगर साद के सामने तो आपको लिहाज करना चाहिए। अभी इससे इसका दिल इसकी तरफ से मैला हो जाएगा। इन्हें सख्त गुस्सा आया हुआ था। मैं समझा दूंगी साद को, वो मिनमिनाते हुए बोली। चाहे वो समझे ना समझे, शादी तो इनकी वहीं होगी चाहे हम चाहते हैं जहाँ हम चाहते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह फैसला सुना दिया। जी, वो हमेशा की तरह सर झुकाएगी। रुमैसा, अशरा, आलिजा तीनों एक ग्रुप बन गया था। वो अक्सर लाइब्रेरी में साथ साथ ही रहते थे। आज रात में आलिजा की बर्थडे, इसलिए इसने अपने घर में पार्टी रखी है। प्रिंसिपल से इसने परमिशन ले ली थी कि इसकी क्लास फेलो जो हॉस्टल में रहती हैं वो भी जाएंगी। बहुत ज़्यादा कहने पर उन्होंने परमिशन दे दी थी। अशरा, तुम कौन सा कपड़े सूट पहन कर जाओगी? रुमैसा ने अपने कपड़ों का सूट केस फैलाए बैठी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ? फ़ोन पर बिजी अशरा ने मसरूफ़ अंदाज से पूछा। ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों नहीं जा रही? वो वहीं से चीखी। वो कुछ नहीं बोली, बस बेड पर लेटी टांगे हिलाती रही। आखिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही? वो कपड़े पटक कर इसके पास आई। मैं बाबूजी से पूछे बिना नहीं जा सकती, और वो किसी लड़की की बर्थडे पार्टी तो कभी अटेंड करने देंगे नहीं। इसका चेहरा बुझा हुआ था, क्योंकि आलिजा ने इसे बतौर ख़ास इनवाइट किया था, और अब इसकी आंखों में छुपी तहरीर वो बाखूबी समझ गई थी। ना चाहते हुए भी वो इसकी तरफ खींची जाती थी। न जाने क्यों, जब मोहब्बत होती है तो दिल ये भूल जाता है कि हम किस ख़ानदान से हैं। तुम अपने बाबूजी को फ़ोन लगा कर दो। वो इसके बराबर में लेट गई। वट, तुम पागल हो गई हो? तुम बाबूजी आलिजा की बर्थडे पर जाने की परमिशन लोगी? वो उठकर बैठ गई। नहीं, हम इनसे किसी क्लास वालों की बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन लेंगे। इसने आंख मारी। इसने हंसते हुए इसे नंबर मिलाकर दे दिया। रिंग हो रही थी। फ़ोन कहाँ से लगाते वो उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। इसने भी बाबूजी कहना ही मुनासिब समझा। वालेकुम सलाम। वो समझ गई कि अशरा की वही दोस्त है जिसका वो अक्सर जिक्र करती है। कैसे हैं आप? इसने खैरियत से पूछा। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम कैसी हो बिटिया? उन्होंने शफकत से पूछा। मैं ठीक हूँ बाबूजी। वो असल में हमें आपसे परमिशन लेनी थी। वो मुद्दे पर आ गई। बोलो। वो संजीदा हुए। वो हमारी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी है। अशरा भी इनवाइटेड है। प्रिंसिपल और वार्डन ने परमिशन दे दी है, बस आपकी परमिशन की ज़रूरत है। इसने अशरा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, चली जाए। अशरा भी कुछ देर सोचने के बाद उन्हें इजाज़त दे दी। वार्डन और प्रिंसिपल ने जब इजाज़त दे दी है तो सब देखभाल कर दी होगी। बच्चियाँ शौक से फ़ोन दी होगी। बच्चे शौक से फ़ोन की हैं तो दिल तोड़ना मुनासिब नहीं। बच्ची ने शौक से फ़ोन किया है तो दिल तोड़ना बच्ची ने शौक से फ़ोन किया है तो दिल तोड़ना मुनासिब नहीं। थैंक यू बाबूजी। अशरा ने फ़ोन पर ही किस किया। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं बैठक में हूँ, सब लोग। उन्होंने फ़ोन काट दिया। अशरा थी कि क्या बाबूजी? इनके बड़े बेटे ताहिर ने पूछा। हाँ, आशी ही थी। इसकी किसी दोस्त की सालगिरह की दावत थी तो इसकी इजाज़त लेने के लिए सिफारिश लगवाई थी अपनी किसी दोस्त से। वो हंसे। बेनोई के पास इनके फ़ोन के कुछ फंक्शंस ठीक करते मोनस के होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई। वो बैठक से निकला तो गार्डन की तरफ चल पड़ा। घर जाने का मूड नहीं हो रहा था। थोड़ी देर वहाँ बैठकर वो गेम खेलने लगा। शाम के साए फैलने लगे थे। वो शायद आज शाम में कंबाइन स्टडी के लिए गई थी। काली कलर की बड़ी सी शॉल में भी वो दुबले पतले नाजू से वजूद को छुपा नहीं पा रही थी। चादर का एक कोना ज़मीन पर इसके कदमों के निशान मिटा रहा था। मोनस को बेसाख्ता हंसी आई। मोनस पर नज़र पड़ते ही घबराहट में पूरी चादर ज़मीन पर गिर गई। वो जल्दी से
उठाकर घर की तरफ भागी। आसपास के लोगों की मौजूदगी में इसने इसे मुखातिब करना मुनासिब समझा। जो देखने आया था वो देख ही चुका था, इसलिए घर की तरफ चला आया। शाम में वो नहाकर निकली तो रमेसा नहाने घुस गई। इसने बाल सुलझाकर सूखने के लिए छोड़ दी और दुपट्टा फिर से इस्त्री करने लगी। इस्त्री करके फारिग हुई तो उसने अपने मेकअप किट का जायजा लेना शुरू किया। लिपस्टिक कोई हल्के शेड में नहीं है। वो परेशान हुई, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? रमेसा रूम से निकली। कुछ नहीं यार, मेरे पास कोई हल्के शेड की लिपस्टिक ही नहीं है। वो अब बाकी चीज़ों का जायज़ा ले रही थी। कोई बात नहीं, मेरी ले लेना। इसे बाल सुलाते हुए कहा। अच्छा सुनो, मेरा वो साइड पफ बना देना, मुझे नहीं आता। इसने कहा क्या बात है, बड़ा सवरने का दिल कर रहा है। अभी इस दिन जब नहाकर निकली थी मैंने कहा भी था कि लाओ बना दो, मगर क्या बोली कि नहीं तुम मेरे बाल नोच दोगे। इसे नकल तारी वो मुस्कुरा दी। मेरा बेटा खाना खा लो। नगमाना ने किचन से आवाज़ दी। वो अपनी 3 कमरों के छोटे से घर के बरामदे में चितलेटी छत को घूर रही थी। इम्तियाज़ साहब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और नगमाना हाउस वाइफ। नमीरा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद वो छोटी नवेरा और सवेरा थी। बेटा कोई नहीं था। घर की माली हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस नगमाना ने सलीका मंदी से सबको संभाला हुआ था। ऐसे क्यों लेटी है? वो किचन से बाहर निकल आई। कुछ नहीं अम्मी, वो मुस्कुराते हुए उठ बैठी। कुछ तो है बेटा, मैं कई दिन से देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप हो। वो इसके पास बैठ गई। कुछ भी नहीं अम्मी, बस पेपर्स का टेंशन है। इसे लगा कि कहीं इसकी कोई चोरी ना पकड़ी गई, इसीलिए घबरा गई। मगर बेटा पेपर्स का भी इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो ज़हीन हो माशाल्लाह। उन्होंने प्यार से इसका सर सहलाया। जी अम्मी, मगर डर तो लगता है ना। वो क्या बताती, किससे डर किससे लगता है? इम्तिहान से नहीं, से शख्स से जिसने इसे इम्तिहान में डाला है। कोई ज़रूरत नहीं डरने की, चलो उठो खाना खाओ। उन्होंने डांटते हुए कहा। अब्बू को तो आ लेने दे। वो सुस्ती से बोली ठीक है, तब तक मैं सलाद बना लेती हूँ। वो उठ गई। नहीं रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ। वो उठकर किचन में आ गई। वो तैयार हो रही थी। आलिजा के बार-बार मैसेज आ रहे थे। रमेसा ने इसे कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर रखा। क्या बात है, कॉल क्यों लगा दी? अशरा ने हैरत से पूछा। तुम्हारा दिल अगर इससे अकेले में बात करने का कर रहा है तो उठाओ फ़ोन और चैटिंग कर लो, मगर मेरे पास से इतना टाइम नहीं है कि तुम बार बार टेक्स्ट के लिए सर झुकाओ और मैं तुम्हारे बाल बनाऊँ। वो नाराज़ हुई। अशरा ने कसा कर एक मुक्का मारा। तब तक आलिजा ने भी फ़ोन रिसीव कर लिया। एक बात बताओ आली, तुमने सबको ऐसे ही मैसेज करके बोर किया है? और रमेसा बिना सलाम दुआ किए शुरू हो गई। तुम ज़्यादा बेहतर जानती हो। आलिजा ने कहका लगाया। सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा भी और लोगों का भी। इसने गौर से अशरा की तरफ देखते हुए कहा। अशरा खसका गई। लोग तैयार होंगे तो एक सेल्फी ही भेज दो, इसने फरमाइश की। लोग आ ही रहे हैं, बस तुम्हारे पास कोई सेल्फी वेल्फी नहीं मिलेगी, अब जाओ। इसने फ़ोन काट कर बेड पर फेंका। इससे पहले कि वो अशरा की खबर लेती बराबर वाले रूम की फारिया आ गई। अशरा से शुक्र की सांस ली। मेरे रूम में सब बहुत हंगामा कर रही हैं। कल टेस्ट है मेरा, तो मैं आप लोगों के रूम में पढ़ लूँ। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इन दोनों की भी इस बातूनी और शौक लड़की से खूब बनती थी। श्योर गुड़िया, आशा ने अपना पर्स उठाते हुए प्यार से कहा। थैंक यू आपी, वैसे आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। इसने तफसील से जायजा लेते हुए कमेंट किया। थैंक यू। वो दोनों मुस्कुराई। वो दोनों रूम से निकल गई। फारिया बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। रमेसा, मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ। आलिजा के घर के लॉन में दाखिल होते ही जहाँ पार्टी का इंतज़ाम किया गया था, उसने क्लच में देखा तो फ़ोन नहीं था। कोई बात नहीं यार, मेरा फ़ोन यूज़ कर लो, अगर कोई काम है तो। इसने इसकी परेशानी दूर करनी चाहिए। नहीं काम नहीं, बस कल मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, इससे फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। वो मायूसी से बोली। कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में भी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, इसलिए मैं ले लेंगे। इसने आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा। हम यही करना होगा। इसकी नज़रें भी आली को ढूंढ रही थी। वेलकम एवरीबॉडी। आलिजा दूसरे साइड से नमदार हुआ। हैप्पी बर्थडे। और वैसा ने बुके और गिफ्ट इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। वो मुस्कुराया। अशरा ने बिना कुछ कहे गिफ्ट पकड़ा दिया। थैंक यू। वो इसकी तरफ झुककर बोला। चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। वो इन्हें लेकर एक तरफ बढ़ा। मम्मा, इसने ग्रे कलर की खूबसूरत सी साड़ी में ब्लू से एक सोबर सी औरत को पुकारा। हाँ बेटा। वो इनकी तरफ आ गई। मम्मा, ये रमैसा है और ये अशरा है। इसने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इन दोनों ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। उन्होंने दोनों को गले लगाया और अशरा की खास तौर पर पेशानी चूमी। शायद बेटे की वालवाना नज़रें इनसे छुपी नहीं थी। फिर अशरा को भी शर्माया रूप उन्होंने इसका मुकम्मल जायज़ा लिया। पीच कलर का खूबसूरत फ्रॉक, पीच कलर का ही दुपट्टा, वो कंधे पर एक साइड लटकाया, बालों का साइड पफ और चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और पीच कलर की लिपस्टिक लगाई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। उन्होंने एक बार फिर पेशानी चूमी। आलिजा और रमेसा को एक साथ खांसी आई। वो शर्मा कर निगाहें झुका गई। फ़ोन की मुसलसल रिंग ने रटे लगाती फारिया का मतवज्जो किया। ये किसका फ़ोन है? इसने थोड़ी दूर पर बेड पर पड़े फ़ोन को हाथ बढ़ाकर उठाया। बाबूजी, ओ लगता है अशरा अपना फ़ोन, अच्छा आपी का फ़ोन है। इसने सोचा फिर रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इसने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। इन्हें हैरत हुई कि अब ये कौन है। वो एक्चुअली आज आलिजा भाई की बर्थडे थी। वहीं आलिजा भाई जो अशरा आपी की क्लास में पढ़ते हैं, तो लगता है गलती से फ़ोन भूल गई हैं। वो सदा की बातूनी फारिया ने इन्हें तफसील से बताया। तबरेज़ मलिक की समातों पर बम फटा। वो कुछ देर खामोश रहे। ठीक है बेटा, वो आएगी तो हम कॉल कर लेंगे। उन्होंने बामुश्किल अल्फाज अदा किए। ओके अल्लाह हाफिज़। इसने भी फ़ोन काट कर साइड में रखा और पढ़ने बैठ गई। आलिजा, हमें चलना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। तो रमैसा ने इजाज़त चाहिए। घर से आते आप लोग तो मैं
घर से आते आप लोग तो मैं आज कतई नहीं जाने देती, मगर हॉस्टल के रूल्स से मजबूर हूँ। सीमा बेगम ने दोनों को गले लगाकर प्यार किया। सच कहीं आंटी तो हमारा यहाँ से जाने का भी दिल नहीं कर रहा। रोमेसा ने लाड जताया, मेरा बस चले तो मैं इतनी प्यारी बच्चियों को जाने ही ना दूँ। बेटी के लिए तरसी सीमा बेगम इसके लाड जताने पर नहाली होगी। नो आंटी, सिर्फ अशरा को ही रख सकती है, मुझे कोई ऑलरेडी रख चुका है। इसने अपनी मंगनी का तस्करा किया। इंशाल्लाह मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने इससे साथ लगाया। अशरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अली ने दिलचस्पी से देखा। चलें अब। इसने गाड़ी की चाबी उठाई। वो दोनों आंटी को खुदाफिज बोलकर बाहर निकल गई। खैरियत तो ये आप इस तरह क्यों बेचैन हैं? रजिया बेगम ने मुसलसल टहलते देखा तो आंखें टोक दी। नहीं कुछ नहीं, वो चुपचाप बेड पर आके बैठ के, सब ठीक तो है ना, तबीयत तो नहीं खराब आपकी? ने तफ्तीश हुई। एक बार बोले हैं ना कि ठीक है तो ठीक है, बार बार सवाल क्यों पूछ रही है? वो झंझलाते हुए बोले। वो बेचारी जल्दी से कंबल में दबक गई। आशी ने मुझसे जाने की इजाज़त तो ली, मगर ये नहीं बताया कि सालगिरह किसी लड़के की है। कुछ तो गलत है इन सब में। तभी आशी ने मुझसे छुपाया है। वो बेचैनी से कवर बदलने लगे। सारी रात इन्हें नींद नहीं आई। साहिर असर में आलिया आली से बात करती रही और वो खामोश ही रही। शुक्र है गेट खुला, वरना कितना टाइम तो इसे खुलवाने में दिमाग सर्फ करना पड़ता। रुमैसा ने हॉस्टल के आधे खुले गेट को देखकर शुक्र किया। जल्दी से गाड़ी से उतर गई। सुनो। इस उतरते ही कसद का किया तो आली ने पुकारा, जीत धड़कते दिल से के साथ। वो मुड़ी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर ना लग जाए मेरी ही। इसे महवत से देखते हुए बोला। वो चुप रही। ये लो वॉचमैन को दे देना। इसने 1000 और 500 के कई नोट इसके सर से वार करते हुए इसे पकड़ाया। अशरा इतनी मोहब्बत पर नहाल होगी। मम्मा को भेजूं तुम्हारे बाबूजी के यहाँ? इन्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा? वो इसकी तरफ झुककर आस्था से बोला, बाबूजी को मेरी किसी ख्वाहिश से इतराज़ नहीं होता। ये कहती वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल आई। यानी मैं भी ख्वाहिश हूँ। अली ने सर खुशी के आलम में गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों रूम में आई तो फारी किताबों पर ही उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। सही से सो, ऐसे टेढ़े मेढ़े सोने से बदन दर्द करेगा। रुमैसा ने सहलाया। अशराफी, आपके फादर की कॉल आई थी, मैंने बता दी कि वो पार्टी में गई हैं। तो बोले कि हाँ, इसीलिए कॉल कर रहा था। कब तक जाएंगी? वो आ जाएंगी। वो शायद अभी सोई थी, इसलिए एक बार जगाने से ही उठ गई। थकन से बेहाल अशरा और रुमैसा को फिलहाल नींद के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। कपड़े बदल कर दोनों बिस्तर पर ढह गए। मोना सो रहा है बेटा, तू वो कमरे में लेटा मैच देख रहा था। माँ को इतनी रात को देखकर हैरत हुई। नहीं खैरियत है। इतनी रात को इसने किस्से कर माँ के लिए जगह बनाई। बेटा, साथ की बात पक्की हो गई, पता नहीं कब शादी की तारीख भी तय हो जाए। सुमेरा का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि हमारी शॉपिंग कैसे होगी। बाबूजी इन्हें तो जाने नहीं देंगे, इसलिए कह रही थी कि हमारी कुछ चीज़ें आप ले आएं। उन्होंने डरते डरते कहा। खुद की बेटी आधी रात को पार्टी अटेंड करती फिरी है, दूसरों पर इतनी पाबंदी। आवाज़ इसकी आंखों में नफरत वाज़ह थी। सही कहता है तो बेटा, अभी तो हम ही इनके आगे दबे हुए हैं। 5 बेटियां देकर अब एक तुम्हारी पुप्पी भी देंगी। देखो इनके साथ क्या करते हैं। खिलाफ मामूल हुआ। चुप चुप सी थी। ये शख्स तो चाहता है कि सब इसके आगे ज़ेर रहें, इसलिए तो सिर्फ ख़ानदान में शादी करता है। कोई इसके आगे सर नहीं उठाएगा। वो तो इसकी खुशकिस्मती से पूरे ख़ानदान में इसकी बेटी के जोड़ का कोई नहीं, वरना वो दूसरों की 9 बेटियों पर जुल्म कर रहा है। इसकी एक है बेटी सबका साथ देती है। 15 साल के लड़के की आंखों से निकलते शोले देखकर नायला बेगम भी दंग रह गई। इतना जीदार है मेरा बेटा। उन्होंने दिल ही दिल में इसकी बुलाएं ली। बेटा, जाने को तो मैं ड्राइवर के साथ अकेली जा सकती हूँ, मगर कभी गए नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता ना पराए मर्द के साथ अकेले जाना। उन्होंने फिर वही मौजूद छेड़ा। ठीक है। इसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया। मतलब क्या आप जा सकती हैं? कुछ ही सालों में मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर वही मुझे ले जाएगा ड्राइविंग करके। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। खैरियत, कहीं जा रही हैं? रज़िया बेगम ने तैयार होता देखकर पूछा। हम कहीं जा रहा हूँ। उन्होंने शाल उठाकर कंधे पर डाली। कमरे से बाहर निकल के नाश्ता तो करके जाएं। वो इनके पीछे आई। नहीं, दिल नहीं चाह रहा है। वो काफ़ी बुझे बुझे लग रहे थे। रज़िया बेगम ने पूछना चाहा, मगर इनके मिजाज के डर से चुप रही। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। यूनिवर्सिटी आने का हमेशा सुस्ती से बोली। थकन हो गई थी ना, वो भी थकी थकी सी लग रही थी। पढ़ने वढ़ने का दिल नहीं चाह रहा था। इसने पाँव पसार कर शा के बाजुओं से टेक लगाया। परे मर जाकर इसने चिढ़कर दिखा दिया। रात से ही तुम बहुत बदल गई। उसने मुंह बसूरत से, पहले मैं कब तुम्हें लोरियां गाकर सुनाती थी? उसने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाने के लिए कड़ा लहजा बनाया। हेलो एवरीबॉडी। आली ने आकर इन्हें डिस्टर्ब किया। हाय। वो सीधी होकर बैठी। क्या बात है, बड़ी सुसुस लग रही हो आप लोग? इसने जमाई लेती हुए रमसा को देखकर कहा। हम रात की थकन नहीं उतरी। इसने फिर अशा से टेक लगाए। चलो फिर गोलगप्पे खाते हैं। सुना है लड़कियों की सारी थकन उतर जाती गोलगप्पे देखकर। इसने शार से कहा। चलो। वो चलकर खड़ी हुई। गोलगप्पे अशा की भी कमजोरी थी, इसलिए बिना नखरे दिखाए उठ खड़ी हुई। पैसे तुम दोगे? रमसा ने आली को खबरदार किया। बिल्कुल। वो हंसा। वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़े गोलगप्पे वाले के पास आए। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। आली गोलगप्पे वाले से लेकर इन्हें लाकर देने लगा। वो आराम से बैठकर खाने लगी। थोड़ी दूर खड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठे तबरेज मलिक इन्हें काफ़ी देर से देख रहे थे। कितने कितने देखे हैं ना। अशा नाक रगड़ते हुए बोली। मज़ा आ गया। कितने तीखे हैं ना।
अच्छा ना करते बोली मज़ा आ गया। वो भी चटखारे लेने लगी। वो गाड़ी बढ़ाकर इनके पास ले आए। बाबूजी इन्हें देखकर वो चीखे, अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। रमैसा सलाम किया। वालेकुम सलाम। कल वाली शफ़क़त नापैद थी। इन्हें अचानक देखने की खुशी में अशरा ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया। बाबूजी ये रमैसा है और ये आली है। आली की तरफ देखने पर इसके चेहरे पर आई शर्मीली मुस्कुराहट इनसे छुपी नहीं रह सकी। अस्सलाम वालेकुम। आली ने खुश दिली से हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम। वो हल्का सा मुस्कुराया। साथ की शादी की तारीख फ़िक्स हो गई, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। उन्होंने अशरा से कहा। इतनी जल्दी? इसे हैरत हुई। अब वो क्या कहते कि ये तारीख तो उन्होंने यही खड़े खड़े खुद ही सोची है। घर जाकर सबको इन्फॉर्म कर देंगे। बस ठीक है, चलें तब हॉस्टल से कुछ सामान ले लो। भाई की शादी की खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। अंकल मेरे घर चलें आप, मेरी मम्मा आप लोगों से मिलने आना चाह रही थी। अब आप आ गए हैं तो आप भी चलें। वो आशा को अपनी नज़रों से तकते हुए बोला। वो निगाहें चुराकर मुस्कुरा दी। तबरेज़ मलिक की ज़ेर निगाहें सब देख रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर आएँ। शादी के कार्ड छप जाएँ तो ज़रूर देने आऊँगा। वो मायनी खेज जैसे मुस्कुराए चले। उन्होंने अशरा से कहा जी बिल्कुल। वो गाड़ी में बैठ गई। घर पहुँचते ही वो सो गई। तब तक तबरेज़ मलिक ने शादी की डेट अगले हफ्ते की अनाउंस कर दी। इनकी इस आदत को सबको पता था, इसलिए बिना चूँ-चूँ करके दोनों की तरफ तैयारियां होने लगी। आपने बुलाया भाई? वो बैठक में सोचों में घूम बैठे थे, तभी परवेज़ मलिक तशरीफ़ लाए। हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने इन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी कहिए। वो मुअद्दब से होकर बैठ गए। तबरेज़ मलिक ने गला खंखार कर कहना शुरू किया। परवेज़ साहब बस मुँह खोले इन्हें देखते रह गए। भाई साहब ये कैसे मुमकिन है? इन्हें भाई की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। तो तुम हमारी बात से इनराफ़ कर रहे हो? वो सख्ती से बोले। नहीं भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। उन्होंने सर झुकाकर कहा। अगले हफ्ते साथ के वलीमे में आशी का भी निकाह है। अखबार पढ़ते उन्होंने रज़िया बेगम को आम से लहजे में बताया। क्या? किसके साथ? वो करंट खाकर पलटी। अरे जब हमने ये सोच लिया है कि अपने बच्चों की शादी ख़ानदान में करेंगे तो आशी की भी ख़ानदान में ही करेंगे ना। वो मुस्कुराए। ख़ानदान में आशी के जोड़ का कौन है? उन्होंने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। यही अपने परवेज़ का बेटा। उन्होंने इत्मीनान से बताया। क्या? वो मुंह पर हाथ रखे सुन खड़ी रहेगी। इनके मजाजी खुदा को ऐसे बम फोड़ने की आदत थी, मगर ये बम तो इनकी समातों पर यूं गिरा कि इनकी सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज कर दी। मगर वो तो छोटा है बहुत आशी से। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा। हाँ तो 7-8 साल का फ़र्क इतना भी मायने नहीं रखता। उन्होंने बेनियाजी से कहा। रज़िया बेगम को लगा कि इन्हें कुछ हो गया, मगर वो ये भी जानती थी कि जो कह दिया वो ही होकर रहेगा। अब्बा आपका दिमाग भी इनके साथ साथ रह रह कर ख़राब हो गया है। वो चीखा। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है? शुक्र मनाओ तुम जैसे नकट्टू को इतनी पढ़ी लिखी सलीका मंद लड़की मिली है, वरना जितनी आवारागर्दियाँ तो तू करता है, तुझे तो हमारे घर की नौकरानी भी ना पूछे। उन्होंने इसे औकात याद दिलाई। अरे तो ना पूछते मैं भी तो जानूं कि आखिर कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया इनकी लाडली ने जो मुझे ये घास डालकर एजाज़ बख्शा जा रहा है। इसका वजिया चेहरा, जिस पर अभी दाढ़ी मूंछ निकलनी शुरू हुई थी, उसे की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। खामोश हो जाओ और याद रखना तुम्हारा निकाह इसके साथ होगा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो हैरत से दिखता रह गया। सही तो कह रहा है। आखिर कौन सा गुनाह है जो वो छुपाने के लिए मेरे बेटे को भीड़ चढ़ा रहे हैं? इसे सदमे के ज़रिए असर होशो से बेगाना बैठी सीमा बेगम तड़प के सामने आई। कुछ भी इसे ये शादी करनी होगी। हमारी 5 बेटियां इस घर में, अगर इसने शादी नहीं की तो मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा। उन्होंने आखिरी तीर मारा जो सही निशाने पर जा लगा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त। इसने आस्तीन से चेहरा साफ करते हुए कहा। क्या? उन्होंने इसी अंदाज में इसे देखा। मैं दूसरी शादी अपनी मर्जी से करूँगा, इसने फैसला कुन लहजे में कहा। कभी सोचना भी मत, तुम दूसरी शादी भी नहीं करोगे और तुम्हारी शादी अशा से होगी। उन्होंने इसकी शर्त को बुरी तरह रद्द कर दिया। जायदाद से आग करना गोया जला वतन करना था, इसलिए से मजबूरन हामी भरनी पड़ी। आज मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी। इंटरनेट पर थोड़ी अलग रेसिपी देखी। ऐशा ने बर्तन धोती रफ़िया को तला दी और वो कुछ नहीं बोली। क्या बात है रफ़िया, तुम तब से एक ही पतीली रगड़े जा रही हो, किसी टेंशन में हो क्या? इसने अपनी हम उम्र चचा ज़ात प्लस चौथे नंबर वाली भाभी से पूछा। नहीं कुछ नहीं। वो गड़बड़ाकर बर्तन खंगालने लगी। कुछ तो है, बताओ मुझे। समई भाई से कोई झगड़ा हुआ है? वो कैबिनेट छोड़कर इसके पास आ गई। नहीं इनसे भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ना, फिक्र ना करो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ओके। इसने भी सोचा कि शायद इसका कोई पर्सनल मसला होगा। पालक कहाँ रखी है? फ्रिज खंगालते हुए बड़बड़ाई। अम्मा पालक कहाँ है? इसने वहीं सम्मा को पुकारा। ज़रूरी है कि बंदा पास से जाकर पूछे तभी जवाब लेगा। वो बड़बड़ाती हुई अम्मा के रूम की तरफ बढ़ी थी। कुलसूम तेरी माँ ने कुछ नहीं बताया क्या? सोचा है इन लोगों ने? रज़िया बेगम की आवाज़ भराई हुई थी। नहीं बड़ी अम्मा, बस मोनस हंगामा कर रहा था, फिर वो भी मान गया। इसने सर झुकाए हुए जवाब दिया। मानेगा क्या? परवेज़ ने मजबूर किया होगा बच्चे को, वरना मानने वाली तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने सरदा भरी। अब वो क्या कहती कि बड़ी अम्मा, हमारे माँ बाप तो अपनी 5 बेटियां देकर बिक ही चुके हैं, इनका अपना कहाँ कोई फैसला रहता। उन्होंने फिर इस आवारा
उन्होंने फिर इस आवारा ने कोई नया बखेड़ा खड़ा करके दोनों ख़ानदान को परेशान किया है। बाबूजी कहते हैं कि मैं इसे पढ़ाऊँ मेरी बला से जो करता। फिर इनकी आधी अधूरी बात सुनकर वो इस पर लानत भेजती अंदर आ गई। अम्मा पालक कहाँ है? इसने उजलत में अम्मा का चेहरा नहीं देखा, ख़त्म हो गई हैं, किसी से कहकर खेतों से मंगवा लो। उन्होंने काटन के दुपट्टे से चेहरा साफ किया। ठीक है, खाना बनाने का टाइम निकला जा रहा है, इसलिए वो भागती हुई किचन में आ गई। सुन, इसे तेज तेज कदमों से घर की तरफ जाती मीरा का रास्ता रोका। जी बोले, न जाने क्यों उसके सामने आते इसकी बोलती बंद हो जाती थी। मेरा बाप मेरी शादी तय कर दिया, ये अपनी इस काबल भतीजी से इसने नफरत भरे लहजे में कहा था। अशराफी से डर भूलकर इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। हाँ इसी से, लेकिन इसका मतलब तुम हरगिज़ ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा या तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। ऐसा मर कर ही हो सकता है मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूँ। इसने सख्ती से कहते हुए इसकी आंखों में झांका। वो डर है, हैरत और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत से इसे तकती रहेगी। जा अब घर जा, गली में इतनी देर खड़े रहना सही नहीं है। इसने जाने का इशारा किया। वो इससे बहुत परेशान थी, मगर न जाने कि उसकी शादी का सुनकर इसके दिल को कुछ हुआ था। मोनस ने भी इसकी आंखों में चुपी बेचैनी पड़ ली थी, इसलिए नजरें चुरा कर इसे भेज दिया। भाई मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया है, नेटवर्क नहीं आ रहा। इसने लॉन्च में बाबूजी के पास बैठे तारक भाई के सामने अपना फ़ोन ले आया। उन्होंने निगाहें चुरा कर बाबूजी को देखा। क्या कहते कि बाबूजी ने तो इसकी सिम्मी ब्लॉक करवा दी है। दो मैं ठीक करवा दूंगी बाबूजी ने इसके दो मैं ठीक करवा दूंगा। बाबूजी ने इससे हाथ से फ़ोन लिया। शुक्रिया बाबूजी, उनके पास ही बैठ के कल जाऊंगा तुम्हारे दोस्तों को शादी का कार्ड देने। उन्होंने कार्ड पर नाम लिखवाते हुए कहा। अच्छा बाबूजी, आली के कि अपने घर में मौजूदगी का सोच के उसने पलकें झुका ली। वो मुस्कुराई। ये देखो, ये तुम्हारा है। अम्मा ने साथ की दुल्हन जैसा एक और सूट इसके आगे किया। वट अम्मा, क्या हो गया आपको? इतना महंगा और वो भी दुल्हन जैसा सूट देकर इसे हंसी आ गई। तू भी तो दुल्हन ही है। उन्होंने उदासी से कहा। मैं दुल्हन क्यों रहूंगी? साथ भाई की शादी है ना? इसने हैरत से पूछा। साथ भाई के साथ तुम्हारी भी बात पक्की कर दी है तुम्हारे बाबूजी ने। उन्होंने गोया इससे जलती आग में झोंक दिया। मेरी शादी इतनी अचानक कि किसी से अम्मा? और क्यों? वो पागलों की तरह चीखी। मोनस से इनके मुंह से गोली निकली। मोनस से वो बड़बड़ाई से अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर अचानक उठकर बाबूजी के कमरे की तरफ भागी। बाबूजी, आपने मेरी बात इस मोनस से पक्की कर दी? वो दरवाज़ा दर्द से खोलती इनके सामने आ खड़ी हुई। हाँ क्यों, तुम्हें क्या एतराज़ है? उन्होंने आराम से पूछा। बाबूजी, आलिजा अपनी माँ को लेकर आने ही वाला था, वो अचानक ही बेशर्म बन गई। 100 बार आए, मगर जिस नीयत से वो आना चाह रहा था, अगर इससे ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक इज़्ज़तदार औरत की अपने घर बुलाकर बेइज्जती करूं और एक माँ अपने बेटे को अपने सामने पिटते देखी। उन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूरते हुए कहा। मगर बाबूजी, मेरा कसूर क्या है जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? आप क्या गलत दे रहे हैं? आप क्या गलत क्या किया है मैंने? वो इनके कदमों में बैठ गई। क्या गलत किया है तुमने पूछती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। सहेली की सालगिरह का बोलकर तुम आधी रात तक एक गैर मर्द की पार्टी में थी। वो गराए अशा अपनी जगह पर दहल कर रहेगी। और एक बात, चाहे मैं अपनी जान दे दूं या तुम्हारी जान ले लूं, मगर ये कहने का मौका किसी को नहीं दूंगा कि तबरेज़ मलिक ने अपनी बेटी की लव मैरिज करवाई है। उन्होंने सफाके से कहते हुए इसे परे किया और कमरे से बाहर निकल गए। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सारी तैयारियां रोज पर थी। अशरा को एक चुप सी लग गई थी। अम्मा ज़बरदस्ती से खाना खिलाती तो चुप करके खा लेती। भाभियाँ कोई चाय ला कर देती तो पी लेती। पड़ोस की लड़कियों ने आज इसे उपटन लगाया, वो भी इसने खामोशी से लगवा लिया। भाभियाँ आज इसे और मोनिस को ज़बरदस्ती शॉपिंग पर ले गई थी। स्किन कलर के शलवार कुर्ते में मोनिस पहले से लंबा लग रहा था और अपनी उम्र के और बच्चों की तरह पतला भी लग रहा था। चेहरे पर सख्ती के साथ कम उम्री वाली मासूमियत भी थी। इसे देख के से और शर्मिंदगी होने लगी। शॉपिंग के दौरान खामोशी से गर्दन हिलाती सभी इनकी दिली हालत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मोनस ने भी इसके दिल की तकलीफ इसके चेहरे पे महसूस की थी। अभी तो ये कुछ नहीं, एक बार रुखसत होकर घर आ जाओ मेरे, तब बताता हूँ ज़बरदस्ती की शादी होती कैसी है। जहरीली मुस्कुराहट के साथ सोचा। उन्होंने गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रोकी और मेसा और आलिजा वॉचमैन के जरिए बुलवा भेजा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो दोनों थोड़ी ही देर में हाजिर हुए। वालेकुम सलाम। उन्हें गर्मजोशी से बढ़ाया गया। आली का हाथ थामा। बेटा, मुझे बहुत ज़रूरी काम बाकी अभी ये मैं तुम दोनों को कार्ड देने आए हैं, उन्होंने नरम लहजे में कहते हुए। सिर्फ साथ की शादी का कार्ड नहीं, कार्ड इन्हें थमाया। थैंक यू अंकल, आपने इतनी जहमत की, हम ज़रूर आएंगे। आली इनकी मोहब्बतों पर निसार हो गया। ज़रूर बेटा, मुझे खुशी होगी। उन्होंने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। उन्होंने गाड़ी घुमाई। वो दोनों भी ने अल्लाह हाफिज़ बोलकर अंदर चले गए। ग्रीन और येलो कामदार लहंगे में वो खालिका नज़रों से अपनी चारों तरफ देख रही थी। नीचे देखो, अशरा माइयों की दुल्हन इस तरह के फाड़ फाड़ कर नहीं देखती। देख लो मारिया को। राबिया भाभी ने दूसरे झूले पर निगाहें झुकाए। सबकी हंसी मजाक मुस्कुराती मारिया की तरफ इशारा किया। इसने तो जैसे सुना ही नहीं। गेट की तरफ से आते मेहमानों को देख रही थी। गांव में बेजोड़ शादियां कोई नई बात नहीं थी, इसलिए घर वालों से ज़्यादा मेहमानों ने कुछ जोशो खरोश से हिस्सा लिया था। किसी की ज़िंदगी उजड़ रही है और इन्हें बस सरदर्जी कर पहुंचने से मतलब है। वो जेल मुस्कुराती ने देखने लगी। बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? अशराफी इसके करीब झूले पर बैठते हुए मोरस ने तंज किया। आपी इसने आंखें फाड़ के से देखा। आज से पहले तो कभी नहीं कहा आपी, मगर बोली कुछ नहीं। अब ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? शादी हो रही, इसका
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सारे हकूक़ मिल गए हैं। इसने इसे घुटता पाकर गुस्से से कहा, शादी होने का मतलब यही होता है कि सारे हकूक़ मिल गए हैं, मगर यू डोंट वरी, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने साफ इसकी उम्र पर चोट की। तुम इस चक्कर में हो, उफ। वो चाहने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। अशरा एक 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे बात सुनकर खोली गई। कहाँ से ये बोल दिया? वो दिली दिल में खुद को सरवदे सुना रही थी। मोनस हिसाब बराबर करके काफ़ी फ्रेश अंदाज में सबके हंसी मजाक का दूबदू जवाब देने लगा। मामा ये वाली शर्ट कैसी रहेगी? इसने नेवी ब्लू शर्ट इनके सामने लड़ाई, बहुत खूबसूरत, इनफैक्ट ये आपके ऊपर सूट भी बहुत करेगी। उन्होंने ताशीन अंदाज में शर्ट पर हाथ फेरा। मामा मुझे लगता है इसके फादर को मैं पसंद आ गया हूँ, तभी तो उन्होंने घर पे भी इनवाइट किया है, वरना गाँव के लोग तो लड़कों से दोस्ती को इतना बुरा समझते हैं कि इन्हें घर पर इन्वाइट करना भी ज़रूरी नहीं समझते। इसने उम्मीद भरे लहजे में कहा, बिल्कुल मेरा बेटा ही इतना प्यारा है, इसे कोई पसंद नापसंद कर ही नहीं सकता। उन्होंने प्यार से कहा, रियली मामा? वो बच्चों की तरह खुश हो गया। मामा आज अशरा कितनी प्यारी लग रही होगी ना, भाई की शादी में बहनें कितना तैयार होती हैं। वहाँ से वो हमेशा से ही फ्री था, इसलिए दिल की बात बेझिझक से कह दी। हाँ बिल्कुल। वो बेटे की बातों पर हंस दी। अरे बेटा जल्दी करो, सवेरे निकलोगे तभी ना टाइम पर पहुँचोगे। याद आने पर उन्होंने इसे टाइम का साथ दिलाया। हाँ उफ़ हाँ मम्मा। वो बाथरूम से की तरफ भागा। वो जल्दी जल्दी इसे कमरे का फलाव समेटने लगी। मैम प्लीज़ रोना बंद कीजिए, शहर से बुलवाएगी ब्यूटिशियन। इसके बेआवाज़ बहती आंसू से परेशान थी। और सॉरी, इसने माज़ा करते हुए टिश्यू से गाल और आंखें साफ़ की और रिलैक्स होकर बैठ की। मैम आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, ड्रेस से कहीं ज़्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं। ब्यूटिशियन ने इसको सिल्वर ग्रे के ब्राइडल ड्रेस को सराहा जो इसके खूबसूरत सरापे पर दमक रहा था। थैंक यू आस्था से कहते हुए इसका लहजा भरा गया। मैम क्यों रो रही हैं? हाँ लड़की को एक ना एक दिन जाना होता है। वो खासी बतूनी थी, अल्लाह ना करे कि किसी लड़की को इस तरह जाना पड़े। इसने दिल से दुआ की। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में डार्क एंड लाइट ग्रे कलर की ड्यूटीस वाली टाई, ऊपर से नेवी ब्लू कोट, वहाँ सबकी निगाहों का मरकज़ बनता दाखिल हुआ। तबरेज़ मलिक सामने ही खड़े थे। इसे देखकर मुस्कुराते हुए करीब आए। जो खुश आमदीद बखुदार इसे गले लगाकर खुशी से चखते हुए बोले, थैंक यू अंकल। वो दिलकशी से मुस्कुराया। और मैं तुम्हें पहले दुल्हन से मिलवाता हूँ। उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़े। वो हाथों में बुके लिए इनके साथ बातें करते हुए स्टेज के पास आया। अशरा को लगा गोया इसका दिल फट जाएगा, और अली के दिल ने भी इसी वक्त यही ख्वाहिश की। दुल्हन बनी अशरा और साथ में लंबे कद का एक कम उम्र लड़का। ये मेरा भतीजा मोनस। उन्होंने इस लड़की की तरफ इशारा किया। वो सर भी ना हिला सका। और ये मेरा बेटा और ये मेरी भांजी है। उन्होंने दूसरे जोड़े की तरफ इशारा किया। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों कपल्स को, बट आई एम सॉरी, मैं गिफ्ट सिर्फ एक ही लाया हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ दो दो जोड़े एक हो रहे हैं। ये सब कहते हुए उसने एक बार भी अशरा की तरफ नहीं देखा। मोनस की ख़ानदानी जेर के मामले की तह तक पहुँच चुकी थी। मोनस की माँ ख़ानदानी ज़ेर के मामले तक पहुँच चुकी थी। आप आए, यही हमारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट था। मोनस ने अशरा की तरफ कारदार नज़रों से देखा। थैंक यू वो कहता हुआ स्टेज से उतरकर सीधा बाहर निकल गया। अशरा ने पहली बार बाप को शिकायती नज़रों से देखा और निगाहें झुकाकर दोबारा बैठ गई। इससे ज़्यादा खड़ा होना इसके लिए बहुत मुश्किल था। मान गए ससुर जी आपके कमीनेपन को, ऐसे नहीं आपने पूरे ख़ानदान पर हुकूमत की है। इनकी तरफ झुककर इसने राजदाना अंदाज में कहा और मुस्कुराता हुआ अशरा के पास बैठ गया। तबरेज़ मलिक ने इसे घूर कर देखा और स्टेज से नीचे उतर गए। तुम रिलैक्स होकर बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। कुलसूम ने इसे बेड पर बैठाते हुए कहा। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि मोनस को भिजवाती हूँ, ज़रख़ुंद लहजे में कहते हुए बेड से उठ गई। कुलसूम कुछ बोली नहीं, बस खामोशी से बाहर निकल गई। वो इतने भारी लहंगे के साथ बामुश्किल चलती हुई वार्डरोब की तरफ आई। ब्लैक कलर का एक सादा सा शलवार सूट इसे सामने नजर आ गई। इससे ही निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। मैं ये चाय लाई थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली तो रबिया ने चाय सामने टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक यू। वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए अपने ब्राइडल ड्रेस को तय करी थी। रबिया ने हैरत से इसके इस 1 घंटे की दुल्हन को देखा और चुपचाप वो कमरे से निकल गई। इसने कमरे में हैंगर में लटकाए जेवरात और समेट कर बॉक्स में किए और चाय लेकर आराम से बेड पर बैठ गई। चाय पी के उसने टांगे फैलाकर ब्लैंकेट को अपने अतराफ लपेटा और लेट गई। आलिजा की हालत पर इससे बेइंतहा तरस आ रहा था। बाबूजी मुझे तो सज़ा दे दी थी ना, आपने इस बेचारे का क्या कसूर था? गलती तो मेरी थी ना। हम जैसी लड़कियां ही कसूरवार होती हैं जो मोहब्बत के वक्त तो खुद पे बंद नहीं लगाती, मगर शादी के वक्त माँ बाप और ख़ानदान की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ बन जाती हैं। बुज़दिलों पर मोहब्बत नहीं जचती। मोहब्बत करनी है तो बेशर्म बनना पड़ेगा। इसकी आंखों से आंसू बहकर ब्लैंकेट में जज़ब हो रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने ब्लैंकेट सर के ऊपर की और आंखें बंद कर ली। ये क्या बदतमीज़ी है? इसे बेड पर पैर पसारते देख के इसे सख्त ताव आया। क्या किया है मैंने? वो हैरत से अपने पाँव देखने लगा। कहीं शूज़ पहनकर तो नहीं लेट गया? यहाँ क्यों फैल गए? उठ बैठी तो कहाँ जाऊँ? जब ये मेरा रूम है तो तुम्हें प्रॉब्लम है तो सोफ़े पर जाओ। अगर सोफ़े पर गिरने का ख़तरा है तो एक
गद्दा ज़मीन पर बिछा कर सो जा। उसने मुफ्त मशवरा दिया, मुझे बेड पर सोने की आदत है, मैं सोफ़े या ज़मीन पर नहीं सो सकती। वो दांत कचा कर बोली, और रेली और जैसे मैं तो फुटपाथ पर अखबार बिछा कर सोता हूँ। आया मुझे बड़ी आदत है ना यहाँ वहाँ सोने की। इसने तंज़िया लहजे में मुस्कुरा कर पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ लाओ गद्दा बिछा कर सो, मुझे अपना बेड शेयर करने की आदत नहीं है। इसने इसके बाजू के नीचे लगा तकिया बेदर्दी से खींचा और तकिए पर रखकर इस पर टेक लगा लिया। मैं कैसे सोफे पर सोऊंगी, मैं गिर जाती हूँ, वो रोने वाली होगी, मैं कैसे बेड तुम्हारे साथ शेयर करूँ, मुझे लात मारने की आदत है। इसने सुकून से इतला दी, अगर कहीं सोते हैं आपके ऊपर पैर रख दिया तो आपको लगेगा कि मैं एक अकेली जवान सॉरी अधेड़ उम्र औरत पर लाइन मारा हूँ उसकी। इसने इसकी तरफ झुककर आज़ारी से कहा, तो क्या ज़रूरत है अधेड़ उम्र औरत से शादी करने की। वो दांत पीसती बेड से उठकर सोफे पर आ गई, क्योंकि तुम्हारे बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिला था। इसने फ़ोन पर नज़रें जमाए मसरूफ सा कह दिया। तकिया सही करते हुए इसका हाथ ठहरा, मगर फिर सर झटक कर सो गई। वो सोकर उठी तो इसकी एक एक हड्डी दुख रही थी। न जाने कैसे नावलों में हीरोइन सोफे पर सो जाती हैं। कभी कभी तो दराज कद गटेले बदन वाले हीरो भी नाराज होकर सोफे पर ही सो जाते हैं। यहाँ तो कुछ घंटों में हड्डियाँ चटकने लगी थी। इसने बाजू सुलाते हुए सोचा, सुनो मेरे जूते पॉलिश कर दो। वो अभी अपनी हड्डियाँ सुलाने में बिजी थी कि मोनस ने ऑर्डर पास किया, मैं पॉलिश कर दूँ। वो दर्द भूलकर आंखें फाड़ से देखती रहेगी। हाँ तुम, और कौन करेगा, इसने बेनियाजी से कहा। जो पहले करता था वो 100 जवाब देगी। पहले मुलाजमा करती थी, मगर अब एक कल वक्ती मुलाजमा मेरे लिए आ चुकी है, जो रात में भी मेरे पास ही रहती है। इससे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ जो चाहूँ करवा सकता हूँ। वो इसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया। तुम खुद को इतना बाख्तियार कब से समझने लगे, खुद से 7 साल बड़ी लड़की से शादी पर तो तुम इनकार नहीं कर पाए, और अब आए हो मुझ पर हुक्म चलाने। ये सब काम कतई नहीं करूँगी, मुझे मजबूर मत करो, मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ। इसने भी दूबदू जवाब दिया। क्या कहा तुमने? इसने इसका मुँह दबाया। इसकी दुखती रग पर हाथ पड़ा था, भड़कना तो लाजम था। आशा का चेहरा खौफ की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गया। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो ना, तो तुम्हारा बाप तुम्हें खुला लेने देगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। इसलिए इस रिश्ते से जान छुड़ाने का ख्वाब छोड़ दो। वो भी अब इसका मुंह दबाए हुए था। तलाक भले ही तुम्हारा हक हो, मगर खुला तो मेरा हक है, मैं ये ज़रूर लूँगी। वो दबे दबे मुँह से ज़बरदस्ती चीखी। हाँ हाँ, निकाह भी तो तुम्हारा हक था, इसमें अपनी मर्जी चलाती। जब खुद से 7 साल छोटे लड़के से शादी पर तुम कुछ नहीं कर पाई तो खुला क्या लोगी। इसने कहकर लगा कर इसकी बात इसे ही लौटाई और एक झटके से इसका मुँह छोड़ा और रूम से बाहर की तरफ पलट गया। आशा लड़खड़ा कर वार्डरोब से टकराई। और हाँ ये अच्छा सा पॉलिश करना। वापस पलटा और जूते की तरफ इशारा किया और बाहर निकल गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रो दी। नमीरा, इसने स्कूल जाती नमीरा को रोका, आप क्यों आए हैं, यहाँ जाए यहाँ से। वो साइड से निकलने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बचकर निकलो। उसने सख्ती से इसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया। अब क्यों आए हैं? अब आपकी शादी हो गई है, प्लीज़ अपनी वाइफ पर ध्यान दीजिए। वो डरते हुए बोली, क्या समझाया था इस दिन? ये शादी मैंने दबाव में आकर की है, मेरी मनपसंद बीवी तुम बनोगे। इसने इसकी आंखों में झांकते हुए सख्ती से कहा। जी, इसने गर्दन हिला दी। बस जी, पागल, ही हमारे फ्यूचर के लिए ही कह रहा हूँ। अगर अभी शादी से इनकार कर देता तो अब्बू मुझे याद कर देते, फिर मैं कहाँ जाता। आपकी वो थोड़ा नरम हुआ। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उंगलियाँ मरोड़ रही थी। सुनो, मेरे वलीमे में आओगी ना रात में? इसने धीरे से पूछा। नहीं। इसने निगाहें चुराई। क्यों, तुम्हारा पूरा घर भी इन्वाइटेड है ना? इसने मसनूई हैरत से कहा। क्योंकि मुझे आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगेगी। मासूम लड़की ने अपने जज्बों का इजहार इस तरह किया कि मोनस को बेसाख्ता हंसी आई। तुम ज़रूर आओगे और तुम्हारा तारुफ यकीनन अशरा को नहीं अच्छा लगेगा। इसने नरमी से कहा। मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसने इनकार किया। मगर मुझे अच्छा लगेगा। अब की बार वो फिर सख्त हुआ। जी अब मैं जाऊँ? इसने टाइम में देखते हुए कहा। ठीक है, मगर रात में आना ज़रूर। और सुनो, गोल्डन कलर का कपड़ा पहना। इसने मुस्कुराते हुए फरमाइश की। जी ठीक है, शुक्र। इसके पास गोल्डन ड्रेस थी। वो स्कूल चलेगी। साथ का वलीमा दिन में था। वो थोड़ी देर शिरकत के लिए आई थी, क्योंकि रात में इसका वलीमा था। जूते अच्छे पॉलिश किए हैं तुमने? इसने एक नज़र इसकी उदास से सरापे पर डाली। इसने शिकायती नज़रों से इसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। इसे एक नज़र दोनों बनी मारिया पर डाली। एक ही रात में इसकी सांवली रंगत खिल सी गई थी, होंठों से मुस्कुराहट फूट रही थी। इसने दिल ही दिल में नजर ना लगने की दुआ की। सुनो, मुझे चाय पीनी है। इसने टांग पे टांग चढ़ाते हुए नाज से फरमाइश की। तो जाओ पी लो। इसने धीरे से कहा। मुझे घर जाकर पीनी है। इसने इत्मीनान से कहा। तो घर ही चले जाओ, कुछ ही दूरी पर है तो। इसने हैरत से कहा। तो बनाएगा कौन? इसने तीखे लहजे में पूछा। किसी मुलाजमा से बनवा लेना। इसने ऑप्शन दी। मुलाजमा ही से कह रहा हूँ, चलो चाय बनाओ। वो उठ खड़ा हुआ। मैं कैसे जाऊँ? इसने हैरत से चारों तरफ देखा। क्यों, तुम चल नहीं सकती? इसने इसके पैरों का जायजा लिया। नहीं, पैरा में कुछ नहीं हुआ, मगर इस वक्त ये कौन सा वक्त है चाय पीने का? इसने से टाइम और मौके का साथ जलाया। लगता है सुबह की बात भूल गई हो। वो इसकी तरफ झुककर आशा से बोला। वो खामोशी से उठकर चल दी। वो भी
फ़ातेमंदी से मुस्कुराता इसके साथ हो लिया। अशरा कहाँ है भई? किसी को अशरा को देखने का इश्तियाक हुआ। हाँ भी कहाँ है अशरा? कई लोगों ने पूछा कहाँ चलेगी? तबरेज़ साहब दिल में परेशान हुए। बाबूजी, वो मैंने इसे मोनस के साथ घर जाते देखा है। कुलसूम थोड़ा करीब आकर धीरे से बोली, ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि हमें तकलीफ़ हो। इनका खून खो रहा था। असल में इसका वलीमा भी है। रात में तो थोड़ा आराम करने गई है। उन्होंने गुस्सा पीकर कहा। थोड़ा साइड हटकर उन्होंने मोनस का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। इंतहाई अदब से सलाम किया गया। फंक्शन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम अशरा को लेकर क्यों चले गए? उन्होंने सलाम नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मुझे चाय पीनी थी। इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। चाय पीनी थी तो किसी वेटर को कह देते, बनवा लाता। उन्होंने मजबूरन अपना लहजा नॉर्मल रखा। मगर मुझे मेरी बीवी के हाथ की चाय पीनी थी। और क्या आप भी बाबूजी? नई नई शादी हुई है, हमारी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बताना चाहते हैं, शर्माते हुए इतला दी। अशरा का दिल चाहा कि गर्म खोलती चाय के कप की बजाय इसके मुंह में छान दे। अशरा को यहाँ ले आओ, सारे मेहमान पूछ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा। मगर मेरे सर में दर्द है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसने चाय का घूंट भरते हुए कहा। सर में तुम्हारे दर्द है, मगर मैं अशरा की बात कर रहा हूँ, उसे भेजो। वो दांत पीसते हुए बोले। अशरा मेरी बीवी है, वो वहीं जाएगी जहाँ जाने की मैं इजाज़त दूंगा। इसने इनकी खोलन का मज़ा लेते हुए कहा। देखो मोनस, भेज दो अशरा को। लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है अशरा। मेरी इज़्ज़त मत ख़राब करो। वो थोड़ा नरम हुए। हर बार आपकी इज़्ज़त बचाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। इसने हकारत से अशरा की तरफ देखा। इसका दिल लर्ज़ कर रह गया। शाम में वलीमा है, हमें थोड़ी देर आराम करने दिया। इसने बेरुखी से कहकर फ़ोन काट दिया। तबरेज़ साहब फ़ोन को देखते ही रह गए। इन्हें इन्हें का परपोता तो ये भतीज इनका पर तू था ये भतीजा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वो लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुआ। कोट कंधे पर लटका रहा था। टाई न जाने कहाँ गिर गई थी। अरे आली बेटा, कहाँ क्या हुआ है? समीना बेगम दौड़ती हुई अरे सारा देकर सोफे पर बैठाया। क्या बात है मेरी लाल, ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? खुदा के लिए कुछ तो बोलो, मुझे कुछ हो जाएगा। इसका चेहरा अपने हाथों में ले वो रो पड़ी। सब खत्म हो गया मम्मा, कुछ नहीं बचा हुआ। बड़बड़ाया। क्या खत्म हो गया बेटा? तुम्हारे फ़ोन भी ऑफ था, मुझे लगा शायद वलीमा भी अटेंड करोगे। उन्होंने इसका सर अपनी गोद में रखा। किसका वलीमा मम्मा? वो वहाँ तो दो वलीमे हैं। वो खोए खोए लहजे में बोला। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ तो सही। वो इन्हें इसके लहजे से खौफ आ रहा था। मम्मा वहाँ तो साथ के साथ अशरा का भी निकाह था। इसने टूटे लहजे में कहा। क्या इनके दिल को कुछ हुआ? बेटे की दीवानगी से वो चित्रा वाकिफ थी। मम्मा हाँ मम्मा, वो भी इससे कई साल छोटे, इसके कज़न से। मम्मा मेरे सामने ही मेरी अशरा को किसी और की हो गई। मम्मा वो इनसे लिपट कर बेतहाशा रो रहा था। समीना बेगम इसकी पीठ चलाने लगी। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी? कितनी ही बेवास आंसू टूट कर आले के वजूद में जज़ब हो गए थे। गोल्डन शारा जिस पर कहीं कहीं ऑरेंज मोतियाँ लगी हुई थी। गोल्डन कलर का भारी दुपट्टा पिनों के जरिए बामुश्किल सर के जोड़े पर टका हुआ था। ऑरेंज लिपस्टिक ने इसके चेहरे को खासा फ्रेश सा लुक दे रखा था। ऑरेंज और गोल्डन आई शेड और मस्कारे का दिल खोलकर इस्तेमाल करके इसने उदास आंखों को मजीद खूबसूरत बना दिया था। वो अकेली ही सबकी मुबारकबाद वसूल कर रही थी। मोनस कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। हेलो कैसी हो? पिंक ब्लैक शिफॉन की साड़ी में मलबूस खिली खिली सी मारी इसके करीब बैठी। मोनस पता नहीं कहाँ घूम रहा है, तब तक मैं ही बैठ जाती हूँ। मुस्कुराई। सांवली चमकती रंगत पर खूबसूरत साड़ी मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। नफासत से किया गया मेकअप और रिश्तों के बख्शे गए तमान इसके चेहरे को अजीब से रौनक बख्शी थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी साड़ी है और साड़ी से कहीं ज़्यादा प्यारी तुम लग रही हो। इसने दिल में नजर उतारी। हाँ साथ ने गिफ्ट की है। मैंने कितना कहा कि मोमानी ने जो गरारा सिलवाया है वही पहन लेती, मगर वो नहीं माने। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ इसने बताया। अच्छी बात है ना, भाई ने ही देखना है, भाई की पसंद का पहनो। वो शायद से बोली। ओके मैं देखूँ, शायद अम्मी लोग आ गए हैं। और अपने मेके वालों को देखो स्टेज से उतरी और उसने सर हिला कर इजाज़त दी। ये तुम्हें अचानक इनके यहाँ शादी में जाने का शौक कैसे हो गया? वैसे मैं कितना भी कह दूं तुम घर से नहीं निकलती। नगमाना ने हंसे कहा। बस यूं ही तबीयत थोड़ी सी सुस्त लग रही थी तो मैंने सोचा कि घर से थोड़ा बाहर निकल जाऊं तो फ्रेश हो जाऊं। तबीयत बात बनाते हुए उसने जवाब दिया। चलो अच्छा है, वरना मुझे हमेशा की तरह अकेले ही जाना पड़ता। उन्होंने अलमारी से कपड़े निकाले। अम्मी मेरे कपड़े इनके घर के हिसाब से ठीक तो लग रहे हैं ना? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरी बेटी कुछ भी पहले सबसे प्यारी लगेगी। उन्होंने प्यार से इसका सर चूमा। वो वाकई ही प्यारी लग रही थी। आज नहीं इनवाइट किया इसे? वो इसके करीब धम से बैठा। किसे? इसने इसे इसके नज़रों से देखा, वही जिससे बचाने के लिए मुझे बकरा बनना पड़ा। वह तंजिया मुस्कुराया। वो कुछ नहीं बोली, फिर इससे अपने मशगले में मशगूल हो गई। ये कौन है? इसने महल्ले की एक जानी पहचानी औरत को देखा। इनके साथ 3 लड़कियां थी। वो औरत तो अंदर चली गई, मगर बड़ी लड़की वहीं गेट के पास खड़ी रही। मोनस जस्त लगा कर गेट तक गया और दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बहुत प्यारी लग रही है। इसने गोल्डन टुकनों तक आती फ्रॉक और गोल्डन दुपट्टा साइड में डाले। नमीरा को गौर से देखते हुए कहा। मैंने भी आपके हुक्म पर गोल्डन पहना है, आपकी वाइफ ने भी गोल्डन पहना है, कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है? इसने मासूमियत से पूछा। सच बताऊँ? उसने अशरा को बगौर देखते हुए कहा। गोल्डन ड्रेस में अशरा बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर गोल्डन फ्रॉक में मेरी मोहब्बत ज़्यादा खूबसूरत है। वो उसे प्यार से देखता हुआ बोला। अच्छा। वो दिलकशी से मुस्कुराई। चलो तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। उसने आसपास नजर दौड़ाई और सब इधर उधर मसरूफ थे तो इसे स्टेज पर चलने को कहा।
ये इसे लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? ऐसे नाजुक सी लड़की को आते देखते हुए सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वो करीबा का बोली, थोड़ी सहमी हुई लग रही थी। वालेकुम सलाम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसे ये मासूम सी लड़की बहुत पसंद आई थी। ये मेरी मनचाही बीवी बनेगी। कम उम्र मेरे साथ चलते हुए कितनी खूबसूरत लगेगी। इसने प्यार से देखते हुए कहा। अशरा ने गौर से इस लड़की को देखा, शायद वो डर रही थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। इसने इसका हाथ पकड़ के इसे अपने पास बैठाया। किस क्लास में हो बेटा? क्या मोनस की क्लास में हो? इसने प्यार से इसके बालों को ठीक किया। मोनस ने आंखें फाड़ के इसे देखा। जी 8 क्लास में। वो भी है बहुत हैरत से बोल रही थी। गुड गर्ल, दिल लगा कर पढ़ा करो। इसने इसके कसार थपथपाए। इसे वाकई वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, दिल लगा कर पढ़ना, पढ़ाई के बहाने दिल मत लगा लेना। वो टीस देने से बाज नहीं आया। आशा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया मगर जल्दी संभल गई। मैं वो अम्मी के पास जाऊँ ढूंढ रही होंगी। इसने इसे अशरा का उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। दिल में शर्मिंदा होती हुई बोली, ओके फिर आना तुम हमारे घर फुर्सत से, तब बातें करेंगे। वो मुस्कुराई। जी जरूर। इसकी मोहब्बतों पर शर्मिंदा होते हुए इसे इस बात में सरह लाया। हमारे यहाँ लड़कियां शादी से पहले बिला वजह ससुराल नहीं आती जाती। इसने ससुराल और शादी पर जोर देते हुए कहा। ओके मगर दोस्त के घर तो आ सकती है। इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हूँ दोस्त। वो सर झटक कर मुस्कुराया। मोनस उठो। इसने बेखबर सोए मोनस का कंधा हिलाया। स्कूल नहीं जाना क्या? इसने फिर हिलाया। नहीं। ब्लैंकेट के अंदर से बड़े तमन्ना से जवाब आया। क्यों नहीं जाना? इसने ब्लैंकेट खींचा। अपने लिमिट में रहो समझी, ज्यादा मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। ब्लैंकेट फेंक कर वो धाड़ा। तो मैं तो बस तुम्हें जगा रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आइंदा ये ज़हमत मत करना। अच्छी तरह जानता हूँ तुम औरतों को अपने से छोटे लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती हो। नफस से इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। ज़बान संभाल कर बात करो। इस इल्ज़ाम पर वो तप ही तो गई थी। नहीं तो क्या कर लोगी? वो बेड से उछल कर इसके करीब आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। अरे बीवी नहीं तो बड़ी कज़न ही समझ कर इज्जत दे दिया करो। इसने बहते हुए आंसू को साफ किया। एक बात याद रखना, हमेशा जिन लड़कियों से सिर्फ इज्जत बचाने के लिए शादी की जाए ना, इनकी कोई इज्जत नहीं रहती। इनका किरदार मशकूक रहता है। इसे परे धकेलता हुआ वो वॉशरूम में घुस गया। नमीरा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों लेटी हो? वो बरामदे में बिछी चारपाई आड़े तिरछी लेटी हुई थी। कुछ नहीं अम्मी। वो मुस्कुराकर सीधा हुई। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हो? इसके पास से बैठ गई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको ये कितना पसीना टपक रहा है? इसने इनकी गर्दन से चिपके दुपट्टे को अलग किया। हाँ बच्चे, गर्मी बहुत है ना आज। उन्होंने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। इतनी गर्मी में आप किचन में कैसे काम कर लेती हैं अम्मी? इसने पंखे का रुख इनकी तरफ करते हुए कहा। बेटा, औरत की जो ज़िंदगी होती है ना, वो किचन से शुरू होकर किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। बचपन में गुड़िया और घर घर खेलते हुए भी बच्चियाँ किचन में खाना बनाती हैं। छोटे छोटे खिलौनों में खाना बनाकर खुश होती हैं। फिर जब तक इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और ये ऐसे ही चलता रहता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया। मगर अम्मी, जो पढ़ी लिखी बड़े घर की औरतें होती हैं, इन्हें तो नहीं काम करना पड़ता होगा ना? इसने इश्तियाक से पूछा। बेटा, औरतें चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुँच जाए, किचन का काम इसे कभी ना कभी करना पड़ता ही। अगर अपने मैके में नहीं किया तो ससुराल में करना पड़ता है। अगर ससुराल में भी नहीं करती तो अपने शौहर के लिए इसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है। लेकिन चलो, अगर शौहर भी नहीं फरमाइश करता तो इसके बच्चे ज़रूर करते हैं। माँ के हाथ का खाना सब शौक से खाते हैं। उन्होंने तफसील से समझाया। जैसे हमें आपके हाथ के खाने का टेस्ट मुँह को लग गया है, हमें बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसने लाड से इनके गले में बाहें डाली। अब लगाओ मस्का। उन्होंने इसके सर पर चित लगाई। अम्मी इनकी गोद में सर कर लेटी नमीरा काफ़ी देर बाद बोली। हूँ बोलो। वो रसाले में कमीज़ के गले का डिज़ाइन देख रही थी। जो हम मलिक साहब के घर गए थे शादी में, दोनों में एज डिफरेंस कितना ज़्यादा है ना? इसने छत की तरफ देखते हुए बोला। हूँ बेटा, मगर माँ बाप जो मुनासिब समझे। इनकी नज़रें अब भी रसाले पर थीं। मगर अम्मी, मैंने सुना है इतने दिन हो गए इनकी शादी को, मगर अब भी उन्होंने दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। इसने इनकी तरफ देखते हुए कहा। तुमसे किसने कहा? उन्होंने रसाले से निगाहें हटाई। किसने नहीं अम्मी, वो स्कूल में महल्ले की लड़कियाँ पढ़ती हैं ना। इसने गड़बड़ा कर कहा। तुम मत ये सब बातों में ध्यान लगाओ। खैर से इतना फ़र्क है उम्र में, वक़्त तो लगेगा एक दूसरे को समझने में। धीरे से सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने रसान से कहा। नहीं अम्मी, मोनस तो मेरे हैं। अशराफी का इनका क्या जोड़? वो सिर्फ सोच कर रहेगी। क्या है नमीरा, सारे तरीके भूल गई हो? बंदा इंशाल्लाह बोल देता है। उन्होंने इसे छोटा बच्चा ही समझ रखा था अभी तक, इसलिए डांट कर बोली। सॉरी अम्मी। वो उठकर चली गई। नगमाना ने हैरत से देखा। नवाबजादा कहाँ है? परवेज साहब ने पराठे लाती अशरा से पूछा। वो सो रहा है, मैंने उठाया भी है तो कह रहा था कि थक गया हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगा आज भी। इसने पराठे हॉटपॉट में रखे। शादी को अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं। इससे बोल दो बस, उतर चुकी थकन, सीधे से स्कूल जाए। कल से बहुत अय्याशी होगी। उन्होंने चाय अपने कप में निकालते हुए कहा। बड़ी मनपसंद शादी हुई है ना, जो खुशी से अय्याशी करेगा। अरे मेरे बच्चे को शर्म आती होगी स्कूल जाते हुए, क्या जवाब देगा कि अपने दोस्तों को कि आंटी से शादी हुई। उन्होंने हकारत से देखा। अशरा के पाँव ज़मीन पर गिर गए। इसने बेबसी से चचा को देखा। ज़बान संभाल कर बात करो वरना मुँह तोड़ दूंगा। वो धाड़े। अरे
किसका किसका मुंह तोड़ेंगे, सब तो यही कहते हैं। इनकी धाड़ को खातर में लाए बगैर उन्होंने दू बदू जवाब दिया। आयशा चुपचाप किचन में चली गई। अरे तो इसमें बच्ची का क्या कसूर है, इसने अपनी मर्जी से तो नहीं की ना शादी। वो थोड़ा धीमे लहजे में बोले, अरे तो कर लेती अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का ही तो चक्कर था, तभी तो ये सजा दी गई है। अरे मैं पूछती हूँ मेरे बेटे का क्या कसूर है। वो किचन की तरफ मुँह करके से सुनाती हुए चलाई। अशरा वही किचन में दीवार से टेक लगाए बैठी रोती रही। ये तुम क्या खा रहे हो अली, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा। उन्होंने बेयकीनी से देखा। मैं मजबूर हूँ मम्मा, आयशा की मोहब्बत से मजबूर हूँ। वो इनके कदमों में बैठ गया। लेकिन बेटा, इनकी आंखों में आंसू आ गए। कोई लेकिन नहीं, लेकिन वे की नहीं मम्मा, आखिर आपकी भी तो यही ख्वाहिश थी। प्लीज़ मम्मा, इसने इल्तिजा की, बेटा सिर्फ तुम ही तो मेरी इस दुनिया में, और आजकल तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। मैं कैसे तुम्हें परमिशन दे दूँ अमेरिका जाने की। वो रो पड़ी। मम्मा, मैं अगर यहाँ रहा तो मेरा दिल फट जाएगा। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दे। वो मिन्नतें कर रहा था। इतने टूटे हुए लहजे पर वो तड़प गई कर रह गई। जैसे सीने से लगा ले, चले जाओ मेरी जान, लेकिन एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आना आना है आपको। उन्होंने इसका दिल और अपना दिल बहलाया। जी मम्मा, इंशाल्लाह मैं आपका ये ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा। इनके हाथों को चूमते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा बाजी, आपकी अम्मा आई हैं। वो अलमारी में कपड़े रखते हुए रख रही थी, तभी मुलाजमा चली आई। इसके हाथ साकत हो गए। ठीक है तुम जाओ, चलो मैं आती हूँ। कपड़े रखने लगी। तुम्हारे घर वालों ने बोझ उतारा तो दोबारा पूछने भी नहीं आए। खुदा खुदा करके आज तुम्हारी अम्मा आई हैं। बेड पर लेटा मोनस खालिस औरतों वाले लहजे में बोला, वलीमे के बाद लड़की का हक है, मैके जाना वालिदैन का हक नहीं है। बेटी की ससुराल आना। इसे तुरंत जवाब दिया, मेरी बहनों का हक नहीं है क्या? बहनों के पाँव की जूती के बराबर भी ना समझने वाला मोनस इससे से लड़ने के लिए रवायती भाई बन जाता था। तुम्हारी बहनों को चाहिए कि अपना हक लेना और अपने शोरों को अपनी इज्जत और कदर करना सिखाएं। ये ना कि जो बाबूजी ने कहा सर झुका ली, अपने लिए जायज़ बात भी ना बोलें। वही मारिया भी तो बाबूजी की ही बहू है, मगर अपना हक इस्तेमाल करती है। साद भाई से भी अपनी मनवा लेती है। इसने वजाहत की तो वो तो है ही जोरू का गुलाम, कहीं से भी मर्द लगता है। वो खोलकर बोला, तो फिर तुम बेफिक्र हो, तुम्हारे पांचों बहनों ही और तुम मुकम्मल मर्द हो। मुस्कुराकर वो कहती हुई वो इसका खून खुला कर चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, इस नॉर्मल अंदाज में सलाम किया और इनके पास बैठ गई। रज़िया बेगम को इससे सर्द महरी की उम्मीद नहीं थी। इन्हें लगा कि वो दौड़ती हुई इनके सीने से आ लगेगी। बेटा चाय बना दो। चची के लहजे में शीरनी घुली हुई थी। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी, अपने बाबूजी के लिए बना दो। बाहर कोई खड़ा था, इसी से बात करने लगे हैं। उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। अच्छा, वो वापस पर लड़की, अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वो चाय लेकर आई तो बाबूजी चुपचाप लॉन्च में बैठे थे। वालेकुम सलाम। इसकी हालत देख इनके दिल को कुछ हुआ। खूबसूरत से जोड़े में भी इसका हुस्न मांद पड़ा हुआ था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के और चेहरे पर कमजोरी के सार थे। मेरे पास नहीं बैठोगी आशी? वो वापस पलट रही थी तो बाबूजी ने कहा। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर इनके कदमों में गिरकर रो पड़ी। मेरा बच्चा। उन्होंने इसे सीने से लगा लिया। वो कितनी ही देर बैठी हिचकियों से रोती रही। मैं बहुत नाराज़ हूँ बाबूजी, आप लोगों ने इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हैं, एक कॉल भी नहीं की। इसने मासूमियत से शिकवा किया। बस बेटा मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने इसे सीने से लगा लिया। क्या कहते कि वो तो रोज़ ही ट्राई करते थे, मगर शायद इनका नंबर ही हर फ़ोन से ब्लॉक था। अम्मा चची के कमरे में थी। वो वहीं बाबूजी के पैर के पास कुशन रख के बैठ गई। सुनो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं कंबाइन स्टडी के लिए, जल्दी से बिरयानी कबाब और रायता बना लो, और हाँ मीठे में खीर बना देना। मोना सीढ़ी उतरता हुआ इसे ऑर्डर पास करता बाहर निकल गया। बाबूजी की तरफ इसने देखना भी गौरा नहीं किया। मैं किचन देख लूँ बाबूजी? वो निगाहें चाहती उठ गई। तबरेज़ मलिक ने ठंडी आप भरी शर्मिंदगी और पछतावे ने इनके पूरे वजूद को अपने लपेट में ले लिया था। वो रूम में शावर लेने आई तो मोना सोफे पर नींदराज कोई मूवी देख रहा था। तुम्हारे दोस्त कब से आ रहे हैं? मैंने तो खाना कब का तैयार कर दिया। सेहत इत्मीनान से बैठा देखे से इसने हैरत से कहा। किसने कहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं? वो टीवी पर नजरें जमाए बोला था। क्या मतलब तुमने ही तो कहा था? कि इसने तज्जुब से कहते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। मेरा बिरयानी खाने का मूड हो रहा था। वो इसकी तरफ देखकर खबाजा से मुस्कुराया। इसका मकसद समझ कर इसने बेबसी से देखा, मगर बोली कुछ नहीं और चुपचाप वो बाथरूम में चली गई। दिन गुजरते गए। मोनस ने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए और आगे पढ़ने के लिए हैदराबाद चला गया। इसके ना होने से अशरा की शब और रोज़ काफ़ी सुकून से गुजर रहे थे, मगर दिल में अजीब सी बेसुकूनी थी। मोनस से दिए गए तानों तकलीफ़ों को सहने में मसरूफ़ इसे आली की याद कम ही आती थी, मगर अब फुर्सत के लम्हों में इससे पुराने जख्म उधेड़ते जाते। बाबूजी ने इसका फ़ोन भिजवा दिया था, जिससे घर वालों से बात हो जाती थी। और मोनस के जाने के बाद वो कई दफ़ा बाबूजी के साथ मैके गई थी, जहाँ का माहौल इसे बहुत पुरसकून लगा। बाबूजी ने घर के मामलात में दिलचस्पी ना के बराबर कर दी। भाभियों के चेहरे की चमक से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत पुरसकून है। सबकी ज़िंदगी पुरसकून हो सकती है, मगर मेरी नहीं। वो तन्हाई में अक्सर सोचती। मोनस की मीरा से चैटिंग तकरीबन रोज़ ही होती थी घर पे। कभी वो 2-4 महीनों पे ही चक्कर लगाता था। घर आता तो फिर वही ताने और आशा का जीना हराम कर देता था। वो फ्लैट में आया तो इसका दोस्त जो इसके साथ रूम शेयर करता था वो अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। इसने फ्रिज से रात का बचा हुआ चिकन निकाला और ओवन में गर्म होने के लिए रखा और लैपटॉप उठाकर कैबिनेट पर रखा और मामा को स्काइप पर ऑनलाइन आने की मैसेज कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वो कनेक्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो ऑफिस में थी शायद। वालेकुम सलाम। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? ने मोहब्बत से पूछा। खाने जा रहा हूँ। इसने ओवन से चिकन निकाल कर प्लेट में डाला। फ्रिज से ब्रेड निकाल कर कुर्सी लाकर इसने कैबिनेट के पास रखी और प्लेट कैबिनेट पर रखकर वो बातें करता हुआ खाना खाने लगा। इसका रोज़ का मामूल था। लंच
अमूमन वो अकेले करता था, इसलिए मम्मा से कनेक्ट हो जाता। ढंग का खाना नसीब नहीं है मेरे बच्चे को, इसका खाना देखकर रोज़ एक ही बात आती है, अब हर जगह मम्मा का हाथ का टेस्ट नहीं मिलेगा ना। वो मुस्कुरा देता। आज 5 साल गुजर चुके थे। हाली मुझे आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं किसी की बीवी, मगर क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर। इतने सालों में तुम्हें भूल नहीं पाई, न जाने तुम किस हाल में होगे। किचन में चावल चुनते हुए वो ख्यालों में खोई हुई थी। अशरा बाजी, वो मोनस भाई जी आए हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं जी, अपने अब्बा से बहस कर रहे हैं। मुलाजमा की 10 साल बेटी जो इससे बहुत क्लोज थी, धीरे से आकर बोली, तुम चलो मैं देखती हूँ, ये तो हमेशा का है, ऐसे ही हंगामा करता है जब आता है घर। चावल खोलते हुए पानी में डाले और ढककर बाहर आई। मैं कैसे ज़िंदगी गुजार दूँ इस बूढ़ी औरत के साथ, क्यों नहीं समझते आप, मुझे मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने दीजिए प्लीज़। वो बदतमीज़ी से चीखा। समझाओ इसको कि अगर ये अपनी एक बीवी पर सौतन लाया तो इसकी 5 बहनें पर सौतन आएगी। और अशरा मेरा खून है, भतीजी है मेरी, इस पर ये जुल्म कभी नहीं होने दूंगा। परवेज़ मलिक भी चीखे थे, कौन सा जुल्म? जब मैं इससे शादी के लिए निकार कर रहा था तो सारी दुनिया मुझ पे पाठ पढ़ा रही थी, और कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इतनी बड़ी औरत से शादी की और अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो क्या इसका हुक्म नहीं है? शरीयत में वो मर्दों की पसंदीदा हदीस ले आया बीच में। कलमा याद हो या ना हो, ये हदीस ज़रूर याद रहेगी। वो तंज़िया मुस्कुराई और फिर किचन में आगे इसके चीखने की आवाज़ अब भी बाहर आ रही थी। चचा बाहर चले गए थे, शाम की चाय का वक्त है। उसने चाय बनाई और ट्रे में रख कर ले आई, जहाँ चची से पता नहीं क्या क्या समझा रही थी, मगर वो अखड़ा हुआ बैठा हुआ था। चाय इसने कप इसके सामने रखा। भाड़ में जाए तुम्हारी चाय। इसने पूरी कुव्वत से कप इससे मुंह पे दे मारा। चाय इससे एक रुखसार से होती हुई गर्दन तक झुलसा गई। वो चीख मार कर पीछे हटी। अरे ये क्या हुआ, बावला हो गया है क्या? चची घबरा कर उठी। चाचा अभी बाहर से भाग कर आए और फौरन से सतार ले गए। नमीरा क्या बात है बेटा, कॉलेज में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? नगमाना ने खामोशी से किचन में काम करती नमीरा की खामोशी महसूस की। नहीं अम्मी, किसी से लड़ाई होनी है मेरी, वो संजीदगी से कहती हुई फिर मसरूफ़ हो गई। वो उठकर इसके पास आ गया। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, मैं माँ हूँ तुम्हारी। उन्होंने प्यार से पूछा। कुछ नहीं अम्मी। वो अब भी मुंह फेरे हुए थी। इधर देखो मेरी तरफ। उन्होंने घुमाकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। बताओ। उन्होंने इसकी आंखों में देखा। अम्मी आप खाला को मना कर दे। वो निगाहें झुकाकर बोली। नगमाना थोड़ी देर चुप रही। कौन है वो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मोनस। इसकी निगाहें अभी भी झुकी हुई थी। मोनस कौन? वो सोचने लगी, अच्छा ये मलिक साहब का बेटा। याद आने पर उन्होंने इससे उम्मीद से पूछा कि इनकार ही कर दे। जी इसने एक बाले जुर्म किया, मगर वो तो शादीशुदा है ना। वो सुनसी होगी। अच्छी तरह पता है आपको इसकी शादी? इसने बाजारी से कहा। इसकी बीवी को पता है? उन्होंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इन्हें कोई इतराज़ नहीं है। इसने इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है, इससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे, मैं तुम्हारे अब्बू को समझाती हूँ। उन्होंने संजीदगी से कहा। ओ अम्मी आप कितनी अच्छी हैं। वो इनके गले से चिपक गई। जब वो लाजवान हो जाए तो इतना अच्छा बनना पड़ता है। धीरे से अलग करती वो किचन से निकल गई। वो मोनस को खुशखबरी सुनाने लगी। अशरा बाजी, अच्छा हुआ आपके चेहरे को कुछ नहीं हुआ जी, वरना इतना सोना चेहरा ख़राब हो जाता है। इसने इसके चेहरे पर लाल धब्बे देखकर कहा। वो मुस्कुराई। हाँ जी, वरना तो इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं जी। वो उसके पास ही बैठ गई। अशरा भी चुपचाप आंखें बंद कर ली। बाजी जी, वो जब आप अस्पताल में थी ना तो मोनस भाई जी को साहब ने थप्पड़ मारा, वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गई। इसने राजदारी से बताया। अच्छा, वो बोली। और चाचा से बात करने का मौसम इरादा कर लिया। चाचा कहाँ है? वो थोड़ी देर बाद बोली। बाहर हैं जी। इसने बताया। अच्छा ठीक है, तुम ज़रा मेरा मोबाइल ला दो। उसने फ्रिज पर रखे मोबाइल की तरफ इशारा किया। हाँ जी सब बता दो बड़े साहब जी को, वही सीधा करेंगे। मोनस भाई जी को इसने मुंह बनाकर मोबाइल से थमाया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और तुम भी मत कहना। इसे उंगली उठाकर वार्न किया। जी जी। इसने गर्दन हिलाई। डॉक्टर आली आपको वार्ड नंबर 8 में सुफियान सर बुला रहे हैं। नर्स मीरा ने आकर इतला दी। ओके चले मैं आ रहा हूँ। उसने कुर्सी से कोट उठाया और कोट गले में और कोट पहनकर डॉक्टर अली ने इस मरीज़ की फ़ाइल कहाँ है? मिल नहीं रही। उन्होंने 1 हफ्ते से एडमिट है। एक पेशेंट की तरफ इशारा किया। सर मैं चेक करता हूँ, फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो वापस पलटा। डॉक्टर फ़ज़ा ने हैरत से नर्स की तरफ देखा। इतना काबिल डॉक्टर है मगर हरदम किन ख्यालों में खोया रहता है। उन्होंने हैरत से कहा। पता नहीं सर, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते। कैबिन से वार्ड से ओटी से कैबिन, बस यही इनकी लाइफ है। नर्सिंग जश्न लगाते हुए कहा। होगा कोई? उन्होंने दवाइयाँ लिखते हुए कहा। चाचा जान वो लॉन्च में टीवी देखते हुए परवेज़ साहब के पास है। आओ आओ बेटा। उन्होंने इसे अपने पास बैठाया। जी जी शुक्रिया। वो वहीं बैठ गई। बेटा जलन तो नहीं हो रही? वो शर्मिंदा से पूछ रहे थे। नहीं चाचा। वो मुस्कुराई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे घर में तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। वो बहुत शर्मिंदा थे। आपकी कोई गलती नहीं है चाचा जान, आपका क्या कसूर है? इसमें तो किसी का कसूर नहीं है। बाबूजी को इज्जत बचानी थी मुझे। बाबूजी का मान आपको अपनी बेटियों का घर बीच में पसा कौन? बेचारा मोनस ना। तो फिर अगर अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो आप क्यों नहीं राज़ी हो जाते? चाचा जान आप भाभीियों की फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज़ आप इसे दूसरी शादी की परमिशन दे दें प्लीज़। अब इसके एंजॉय करने के दिन हैं, इसे यूँ अपनी ज़िद और मफरूज़ों में मत बर्बाद कर। इसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। चलो मैंने इससे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। वो आए अब तो कह देना, मगर सिर्फ इतना
जवाब दो बेटा कि तुम्हारे एंजॉय करने के दिन कब थे। उन्होंने इसकी आंखों में झांका। आए थे चाचा जान मगर रास नहीं आए। वो उठ खड़ी हुई। मेरी बात मान जाने के लिए शुक्रिया। जाते जाते वो पलट कर बोली। वो मुस्कुरा भी ना सके। कौन है? आधी रात को कोई इसके रूम का दरवाजा खोल कर आया था। मैं हूँ। अंधेरे में मोनस की आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आगे हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया और साइड में पड़ा दुपट्टा अपने ऊपर फैलाया। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो सीधा बेड पर चढ़ आया। क्या कर रहे हो? वो चीखी। इसने एक हाथ इसके मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से इसका दुपट्टा खींचकर फेंका। वो हैरान थी मगर खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। इसकी चीखें अंदर ही घुट कर रह गई। अब देखता हूँ मैं परवेज़ मलिक को के भतीजी की इज्जत की गवाह कैसे देंगे शोहर घर से बाहर, और ये किसके साथ मुकाला करके आई है, क्योंकि फ़िलहाल किसी को नहीं पता था कि मैं घर आया हूँ और 3-4 महीनों से पहले आने वाला भी नहीं। इसके कानों में जहर खोलता वो चोरी से कमरा खोलकर बाहर निकल गया। वो पथराई हुई आंखों से इसे बाहर की दीवार फैलाकर जाते हुए देख रही थी। बेगम साहिबा बाजी को बहुत तेज़ बुखार है जी। शमा इसके रूम से भागती हुई है। अच्छा मैं देखती हूँ। अभी रात तक तो अच्छी भली थी। वो हैरान हुई और नाश्ता छोड़कर इसके कमरे की तरफ बढ़ी। अच्छा क्या हुआ? बुखार कैसे चढ़ गया इतनी तेज़? उन्होंने इसका माथा छुआ। पता नहीं चची जान। वो नज़र चुरा कर रहेगी। मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। उसके माथे से हाथ हटाकर बोली। नहीं चची जान, डॉक्टर नहीं। वो घबरा गई। क्यों बेटा? उन्होंने इसका गर्म हाथ पकड़ा। बस दवा दे दें। बुखार डॉक्टर खुद ख्वामख्वाह सर पर सवार कर देंगे। हाँ बीमार हूँ। इसका अपना लहजा शाश बशाश बना। अच्छा ठीक है मैं दूध के साथ भिजवा देती हूँ। उन्होंने इसका कंबल बराबर किया। वो किचन में चाय बना रहा था। फ्लैट के छोटे होने की वजह से रूम से फ़ोन की बेल मुसलसल किचन तक आ रही थी। वो चाय कप में डालकर रूम में आया। अब्बा की कॉल। 1 मिनट के लिए इसका दिल धड़का मगर फिर खुद पर काबू पाकर इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इसने उखड़े हुए लहजे में कहा। हाँ कहाँ हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आपको इससे क्या? मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई। उसने बदतमीजी से जवाब दिया। अशरा रात में मेरे पास आई थी। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। कब? क्या कब? किस लिए? घबराहट से इसके मुंह से एक ही सवाल निकले। यही खाना खाने के बाद कोई 9:30 बजे। उन्होंने बताया। ओ अच्छा। उसने सुकून की सांस ली। कह रही थी कि तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दूं। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मैंने भी गौर किया तो मुझे भी लगा कि हाँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। वो आगे बोल रहे थे मगर मोनस के कान साइंसें कर रहे थे। इसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तुम सुन रहे हो? इसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो ज़ोर से बोले। जी जी सुन रहा हूँ। वो हड़बड़ाकर बोला। तो कब जाना है इसके घर रिश्ता देने? उन्होंने पूछा। जी जी जब आपका दिल चाहे। इसने बुझे हुए दिल से कहा। ठीक है तुम भी घर आ जाओ। उन्होंने फ़ोन रख दिया। इसका दिल नदामत की अथाह समंदर में डूब गया। मामा खाना खाया आपने? वो हॉस्पिटल से आया तो वो मुलाजमत से घुटनों की मालिश करवा रही थी। नहीं तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नहीं खाते। उन्होंने कपड़े बराबर करते हुए कहा। अच्छा क्या बना है? उनके पास लेट गया। आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के कोफ्ते पुलाव बनाए हैं। उन्होंने इसकी पेशानी पर हाथ फेरा। आपने क्यों तकलीफ की मामा? आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। वह परेशान हुआ। ओहो कुछ नहीं होता। जॉब तो तुमने छुड़वा दी। अब मैं अपने बच्चे की पसंद के खाने भी ना बनवाऊँ। वो खोखी से बोली। मगर मामा आपकी तबीयत है। इसने फिर टोका। तो ले आओ कोई तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाने वाली। फिर मैं नहीं बनाऊंगी। उन्होंने आज से कहा। उठिए चलिए भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। वो बात को नज़रअंदाज करता हुआ बाहर निकल गया। वो ठंडी सांस भरती इसके पीछे आई। चची जान वो लॉन्च में टीवी देख रही थी कि अशरा चादर ओढ़ती बाहर रही। हाँ बोलो। उन्होंने नज़रें टीवी से हटाकर पूछा। मुझे बाबूजी के पास जाना है। आप ले चलेंगे प्लीज़? इसने इल्तिजा की। मगर अभी तो रात हो गई है। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:15 हो रहे थे। गांव में इस वक्त मुकम्मल रात हो जाती थी। प्लीज़ अजी जान मेरा दिल बहुत चाह रहा है। वो घबराकर बोली। ठीक है शमा तुम्हें छोड़ आएगी। मैं ही चलती मगर तुम्हारे चाचा के आने का टाइम हो रहा है। उन्होंने आवाज़ देकर शमा को बुलाया। अशरा इसके साथ निकल गई। इसने गेट पार किया तो बैठक वीरान पड़ा था। वो आस्ता सा चलती अंदर दाखिल हुई। सब अपने अपने कमरों में थे। बस बाबूजी बरामदे में बैठे थे और अम्मा किचन में इनके लिए कहवा बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो दलीज पार करके बरामदे में आगे। वालेकुम सलाम। बाबूजी ने हैरत से देखा। कैसे हैं बाबूजी? इसका दिल चाहा बाप के गले लग के सारे दुख क्या डाले। ठीक हूँ बेटा मगर इस टाइम सब खैर तो है ना? वो उठकर इसके पास आए। सब ठीक है बाबूजी, बस मुझे बुखार था तो आपको पता है बीमारी में आपको कितना मिस करती हूँ। आंसू पलकों से बाहर निकलने की कोशिश में बेताब थे मगर इसने कंट्रोल किया। अच्छा अच्छा आओ। अपने बाजू के घेरे में लिए अंदर आए। कावा लाती अम्मा ने हैरत से देखा। वो जाकर अम्मा के गले लग गई। कितनी देर तक उन्होंने इसे गले लगाकर प्यार किया। देर रात तक वो इनके कमरे में ही लेटी रही। फिर अपने कमरे में आ गई मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मोनस की शादी के हंगामे जाग चुके थे। नमीरा के वालिदा ने इतने बड़े घर का रिश्ता आज़ाद समझ के कबूल किया था। भाभी शादी की तैयारी में मगन थी और इसका दिल न जाने खौफ से कामता था। कैसे मैं अपनी इज्जत की गवाही दूंगी? तन्हाई में सोचकर वो रो पड़ती। इसकी खामोशी को सबने मोनस की शादी का समझा इसलिए कोई से कोई सवाल नहीं करता था। मोनस की शादी आकर गुजर गई मगर इसकी हालत वही थी। ढंग से ना खाना पीने की वजह से चक्करों ने तो इसका और दिल दहला दिया था। इसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। सारा दिन बाल बखेरे कमरा बंद किए पड़ी रहती। बाबूजी ने कई बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा मगर वो हत्थे से उखड़ जाती। आज सुबह से ही बुखार था और भूख की वजह से चक्कर खाकर गिर गई। कहाँ जा रही हैं? नमीरा किचन में चाय बना रही थी। मोनस को बाहर देखा तो पूछने लगी क्या चाहती हैं आपके? हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएं। इसने पीछे से इसके बाहों में जकड़ा। हाँ यही चाहती हूँ मैं। वो ना से मुस्कुराई। ठीक है फिर यहीं रह जाते हैं आज हम। इसने अपने गाल इसके गाल से रगड़े। क्या करते हैं? चुपता है। इसकी हल्की हल्की दाढ़ियों की चुभन से वो कसमसाई। क्या करें अब आपके लिए? हम
चिकने हो जाएं। उसने शरारतें जारी रखी, नहीं ये तो नहीं कहा मैंने, बस ये कह रहा हूँ कि चिपका कम करें। वो दूर हटकर खिलखिलाई, वो कप उठाता बाहर चला। नमीरा ने तमानिया से इसे देखा। शादी से पहले इतना खड़ूस मोनस, शादी के बाद कितना लविंग, केयरिंग और रोमांटिक हो गया है। इस तरह एक पेशेंट है, बहुत चला रही है, बुखार इतनी तेज़ है कि मगर इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही थी। वो अपने कैबिन में कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था कि नर्स ने आकर इसे डिस्टर्ब कर दिया। स्कूल का इंजेक्शन लगा दो। उसने आंखें खोलकर जवाब दिया, सर वो हाथ आए तब ना, जी पागल है। नर्स काफ़ी झंझलाई हुई थी। ओके तुम चलो मैं आता हूँ। वो अपना कोट पहनकर उठा, बिखरे बाल शॉल कंधे से सिरकर बाजू पर झूल रही थी। बिलाशुबा वो अशरा ही थी। अशरा वो बिना किसी की परवाह की इसके पास दौड़कर पहुंचा। वो पालू की तरह रो रही थी। आली का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। अशरा क्या हो गया? इसने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो तो जैसे पहचान ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। क्या बात है भाई, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? तेज़ आवाज़ में तरवेज़ मलिक बोलते हुए दाखिल हुए। वही 5 साल पहले का आली, इतना हैंडसम, बस चेहरे पर शोखी की जगह संजीदगी की छाप थी। तुम? इनके मुंह से बस इतना ही निकला, जी मैं डॉक्टर आली जा। वो संजीदगी से बोला और रूम से निकलने लगा। आली उन्होंने धीमे से पुकारा, ना चाहते हुए भी आली के कदम रुक गए थे। वो पलटा मगर बोला कुछ नहीं। क्या मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ? तुम मुझे माफ़ कर दोगे? उन्होंने हाथ जोड़ दिए। नहीं अंकल प्लीज़, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बाप की उम्र का आदमी इसके सामने हाथ जोड़े। बेटा तुम्हारे जज्बात के साथ नाइंसाफ़ी की थी, मैंने गुरूर किया था, मैंने इसी गुरूर की सज़ा मिली है। मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई, शादी कर ली है इसने, इसके शौहर ने दूसरी। वो रो पड़े। आलिजा दुखों के तूफान में गिर गया। मैं चाहूँ तो इसकी पांचों बहनों को घर से निकाल दूँ, मगर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। मैं बस मैं ये भी अल्लाह पर ही छोड़ दिया है। अंकल प्लीज़ आप रोए ना, ये लें पानी पी लें। इसने पानी इनकी तरफ बढ़ाया। बेटा मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने फिर इल्तिजा की। अंकल प्लीज़, आपको एहसास हो गया, आपने गलती की, बस मुझे बस यही काफ़ी है। इसने इनके शाने पर हाथ रखा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अशरा का चेकअप कर लूँ। उन्होंने इनसे इजाज़त चाही। क्योंकि शर्मिंदा करते हो बेटा, क्यों शर्मिंदा करते हो बेटा? वो शर्मिंदा होकर बोले। अशरा इधर देखो। इसने इसका चेहरा ऊपर उठाया। खालिद ने आंखें लिए वो तकरी थी। मैं आलिजा। वो मुस्कुराया। आलिजा मेरा आलिजा। वो बड़बड़ाई। हाँ आशी तुम्हारा आलिजा। तबरेज़ साहब की बात पर दोनों चूक गए। मैं तुम्हारे पास हूँ अशरा। वो इससे करीब बैठ गया। इतने दिनों से कहाँ थे? इसने धीमे से पूछा। कहीं नहीं, तुमसे बचकर भागा था। वो दुख से मुस्कुराया। वो नॉर्मल लग रही थी। आली ने इसे पानी का गिलास दिया तो वो पी गई। पानी पीने के बाद वो रिलैक्स महसूस करने लगी। अब ठीक हो। इसने गिलास इसके हाथ से लिया। वो बस गर्दन हिलाकर रह गई। अच्छा मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँ अब? इसने इसे नॉर्मल देखा तो कहा, नहीं प्लीज़ से चेकअप मत करना प्लीज़। वो मिन्नतें करने लगी। जैसे इस पर फिर से गशी तारी होने लगी। आली ने आगे बढ़कर इससे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह थपने लगा। वो धीरे धीरे से खामोश हो गई। आली ने तबरेज़ मलिक को खामोश होने का इशारा किया और इसे चुपचाप बेड पर लटा दिया। चाय ले लें। इसे मोनस के सामने कप रखा। हम थैंक यू। वो मुस्कुराया। मोनस परवेज़ मलिक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते लाउंज में आए। जी अबू यही हैं ये। नमीरा उठ खड़ी हुई है। देखो उन्होंने एक लिफाफा इसकी तरफ फेंका। क्या है ये? इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। लिफाफा खोला तो खुला के कागजात थे। ऐसा कैसे कर सकती है वो? वही ख़ानदानी अनाऊद कराए। क्यों तुम अपनी हम उम्र के साथ इंजॉय कर सकते हो, वो क्यों नहीं? उन्होंने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर मेरी बहनें, वो बुलखलाया। अशरा तुम्हारी तरह खुदगर्ज़ नहीं है वो। मुझे इसके इस फैसले से बहुत खुशी हुई है कि इसने पहली बार अपने लिए कुछ सोचा है। इस पर नफरत भरी निगाह डालकर वो चले गए। मोनस हार कर फिर से बैठ गया। अशरा, आली ने पुकारा। अब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। चीखती चलाती नहीं थी। हूँ वो आशा से बोली, कुछ बातें करो ना। इसने प्यार से इसका सर सलाया। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं आली। इसने पहली बार खुद से बात की थी। हाँ क्यों पूछ रही हो? नॉर्मल है। इसके लहजे में घबराहट थी। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, बस भूख की वजह से चक्कर और बुखार थे। इसने बताया। आर यू श्योर नॉर्मल है? इसने थूक निगलते हुए पूछा। क्या बात है अशरा, बताओगी नहीं मुझे? क्या बात तुम्हें इतना बेचैन कर रही है? इसने परेशानी से पूछा। इसके सीने से लगकर बेतहाशा रोते हुए इसने पूरी दास्तान इसे सुनाई। आली का पूरा दिमाग हिल गया। दरवाजे पर खड़े तबरेज़ मलिक पर गोया पहाड़ टूट पड़ा। आज सिर्फ इनकी वजह से इनकी बेटी इस कदर अज़ियत से गुजरी है। लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर आए। आली ने निगाहें उठाकर देखा। जब से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, तबरेज़ मलिक इसके पास बैठकर अशरा का सर अब भी इसके सीने से लगा था। वो अब भी सिसक रही थी। तबरेज़ मलिक ने आखिरी बार अपना एक और फैसला सुनाया जो यकीनन बहुत अच्छा था। 7 साल बाद मामा ने कहा था, भाई छोटा है, भाई को सामान मत देना उठाने के लिए। एक 6 साला बच्ची और 4 साला बच्चा बैठक में दाखिल हुए। मोनस ने दिलचस्पी से इन्हें देखा। यहाँ एक कमी थी इसकी ज़िंदगी में। अरे अरे मेरे बच्चे आए हैं क्या? तबरेज़ मलिक अपनी व्हीलचेयर घसीटते आए। नाना देखे ना, इसको मामा ने कहा है कि इसको सामान नहीं देना वरना ये गिर जाएगी, मगर ये बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। बच्ची ने फ़ौरन शिकायत की। ओहो अच्छा बताओ मामा कहाँ हैं आपकी? उन्होंने बारी बारी दोनों को प्यार किया। आ रही हैं, सामान निकलवा रही हैं गाड़ी से।
पापा नहीं आए ना। बच्ची ने तोतली ज़बान में बताया। दोनों बड़े प्यारे थे। मोनस का दिल इनकी तरफ खींचने लगा। वैसे भी वो कोई बच्चा देखता तो इसका दिल इसकी तरफ लग जाता। ये कौन है नाना? बच्ची ने मोनस की तरफ इशारा किया। तबरेज़ मलिक एक लम्हे को चुप हुई। ये मामू है बेटा आपके। नीली जीन्स और रेड कुर्ती में खुले बालों पर ग्लासेस लगाए अशरा अंदर दाखिल हुई। मोनस ने गौर से इसे देखा। पहले से ज़्यादा पुरकशिश और पहले से ज़्यादा खुद एतमाद हो गई थी। बच्चे नाना के साथ अंदर चले गए थे। ये मेरी बेटी है ना, मैं बे औलाद नहीं हूँ ना। इसने बेताबी से दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ से आनिया गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे इस ज़िल्लत से निकाल दिया जिसे सोच कर मैं पागल हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे और आली के बच्चे हैं। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे मोनस ने अपने अंदर के खालीपन को और महसूस किया। तुम्हें पता है मेरे माफ़ कर देने के बाद भी तुम्हें ये बे औलादी की सज़ा क्यों मिली? क्योंकि तुमने अपनी जायज़ औलाद को नाजायज़ बनाने की कोशिश करके खुदा के निज़ाम को मजाक उड़ाया था। ये कहती हुई वो अंदर चली गई जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे और मोनस खाली खाली सा वहीं बैठा रह गया था। और यहाँ पर ये नावल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा नावल था। स्टार्ट में थोड़ी सी स्टोरी मुझे कॉमन सी लगी, लेकिन दरमियान में और एंड में अच्छी बन गई थी। लेकिन इस सब में मोनस का ज़्यादा कसूर नहीं था। ज़्यादा कसूर जो था बाबूजी का था, लेकिन वो तो बस व्हील चेयर पर थे। लेकिन मोनस के साथ थोड़ा सा गलत हुआ था। थोड़ी बहुत तो ज़्यादती उसने की थी, लेकिन ज़्यादा ज़्यादती नहीं की थी मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।